कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो ये भैया आपने जो मैकडी पे जो लाइनें दिखा रहे थे ना, हमारे 2 शो होती हैं, आपके 4 हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे 4 शो हो रही हैं? नहीं, 2 ही होंगी। किस जगह पे है? मुझे अब दिखाएं। नहीं, मैकडी मेरे ख्याल से 4 थी, 2 क्रॉस ओवर हो रही है, वो देखिए। ये लें, वो 4 नहीं है। ये नहीं। कल मैंने सेटिंग में आपको बताया था ना। ये मेरे 3 वही इंडिकेटर जो मैंने आपको बताए थे, मैकडी, आरएसआई और केडीजे, वो तीनों ही लगे हुए हैं। सिर्फ डिफरेंस इस चीज का है कि मैंने इनको एक ही पैनल में सेट किया हुआ है। ओके ओके, मैं इतनी देर से देख रहा था, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये कि देखिए, एक्स्ट्रा चीज आरएसआई है। को मैं बंद करता हूँ, इस तरह से मैं केडीजे को भी बंद करता हूँ, 2 ही लाइनें हैं। ओके ओके। वो सिर्फ एक जगह पे फिट करने का ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें ऊपर नीचे नजर नहीं रखनी पड़ती। तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप में से वो कोलैप नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर मिक्सिंग नहीं होती, आपको समझ आ जाती है, तो आप भी कर सकते हो। सिंपल है। यहाँ पे आप जाओगे 3 डॉट्स में, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा मूव का। मूव पे आप हाउ ओवर करोगे तो साथ ही आपको वो शो कर देगा कि न्यू पैनल अबव में करना है, एग्जिटिंग पैनल में करना है, या आपने नया पैनल बनाना है। अगर ये नीचे की तरफ होगा तो आप इसको अबव वाले में कर लो, अगर नीचे की तरफ करना है तो बिलो वाले में कर लो, न्यू में करना है तो आप इसको अलग से कर लो, वो अलग हो जाएगा। तो मैं जो यूज करता हूँ, मैं इकट्ठा यूज करता हूँ कि मुझे आसानी हो जाती है। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सेटिंग है। समझ लग गया जी। चले हम नेक्स्ट मूव करें दूसरे काउंट की तरफ। कोई सवाल तो नहीं है आपके माइंड में? जितनी मैंने चीजें बताई हैं अच्छा यार, सॉरी, वो पहले वाली बातों की ना रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। मैंने अभी चेक किया तो अभी से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो वो बातों में से अगर आपने कोई चीज पूछनी है तो अभी आप पूछ लो, वो ना बाद में आप कहो कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो रिकॉर्डिंग में आपको चीज मिलेगी। रिकॉर्डिंग बेसिकली अभी शुरू हुई है। बस भाई, आज बहुत चुप अच्छा, किए हुए हैं। नहीं वो नेट का मसला है इस वजह से। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं वो पूछ रहा था आपसे कि अभी जैसे मार्केट का आपने ना वो चार्ट सभी भेजे थे, पिक्चर बनी हुई थी कि ऐसे कप बनेगा, ऐसे बनेगा। लाजमी है कि ओनली कप पे मार्केट चले, उससे बदल भी तो सकती है ना। नहीं, आपने क्या चीज बोली है? दोबारा कहिएगा। जैसो कप हैंडल और दूसरे 3-4 किस्मों के आपने अभी भी कोई बताया था। मैं हम्म। ये सोच रहा था मैं पर कि लाजमी है कि कोई मार्केट फिक्स होनी है, उनके ऊपर ही चले, उससे हट के भी तो चल सकती है। चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। अब देखें, आप किसी गाड़ी में सवार होते हो, ठीक है? आप लाहौर से जाना चाहते हो इस्लामाबाद में। तो अगर आप किसी ऐसी गाड़ी में सवार होते हो कि जिसका रूट ही मोटरवे का है, तो आपके जेहन में यही चीज होगी ना कि ये जाएगी ही मोटरवे से। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, मोटरवे बंद हो और आपको जीटी रोड से लेकर चली जाए। बिल्कुल। जा सकती है, पॉसिबिलिटी है ना, जा सकती है। यही ना क्या मैं हम लोग कि हम उन चार्ट की डिजाइन बना के उस इंतजार में बैठे हो वो कुछ और जाए। मैं यही ये दिल से यही तो मिस्टेक है ना हमारी, मेरी जान, यही तो मिस्टेक है। क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट के अंदर और बाकी मार्केट्स में बहुत फर्क है। क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत है। यहाँ तो पल भर में जो है वो जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। इतनी जल्दी तो लड़की नहीं मुकरती होगी गिफ्ट लेकर, जितनी जल्दी जो है ना ये क्रिप्टो की मार्केट पलट जाती है। वही। तो यहाँ तो पे आपको इसमें बहुत ही आपको एक सेंसिबल तौर पे रहना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है। आप ये चीज नहीं चेक करते कि यार यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइम में रहूं। लॉन्ग टाइम से मुराद ये चीज होती है कि आप स्पोर्ट में रहते हो। वो जैसे मैंने एल्गो वाली आपको एग्जांपल दी थी, अब एल्गो से तो मैं निकल चुका हूं। क्यों? यार मेरा जितना प्रॉफिट बनना था वो बन चुका है। उसमें से निकाल कर मैं बाकी वाले पैसे बना चुका हूं। और अगर मैं अभी तक एल्गो को मैं वेट में रहता तो मेरा तो प्रॉफिट वहीं पर स्टक था। तो ये स्ट्रैटेजी आपको दिन ब दिन देखनी पड़ती है कि मार्केट का आपके फेवर में चल रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही है तो वेल एंड गुड, आप उसको होल्ड करो। अगर नहीं चल रही तो आप उसमें से आउट हो जाओ। 10% का, 20% का, 25% का, 5% का जितना भी प्रॉफिट है ना, उसको बुक कर लो।
फिर नेक्स्ट एंट्री का वेट कर लो। आपको मार्केट बहुत चांस देगी, बहुत ही ज्यादा चांस देगी, लेकिन जब आप इस चीज को देखोगे नहीं कि मैंने अब कौन सा रूल यूज करना है, मैंने किस तरह से खुद को स्टेबल करना है, तो वो आपके लिए आजमाइश होगी। फिर आप क्रिप्टो को समझ नहीं सकते। क्रिप्टो बहुत ही वोलेटिलिटी वाली मार्केट है। इस यही तो इसका मजा है। जो इसको समझ जाता है उसके लिए ये खीर है, मजा है ये। वो फौरन आता है, पैसा लेता है, निकल जाता है। जैसे आज की क्लास में देखो, आपके सामने मैंने कोई $10 निकाले हैं, ये देख लो। ठीक है जी। अच्छा, ये कार्ड निकल आया है। ये लो जी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तकरीबन मेरा $2000 आप लगा लें, आज वाला आपके सामने बैठे बैठे। ठीक है जी। इसी तरह से जो मैंने पहली ट्रेड ली थी वो तकरीबन मेरे ख्याल से $45 उसमें प्रॉफिट निकला था। $45 के करीब वो $8000 बनता था उस दिन का। जो मैंने परसों आपको क्लास दी थी, आपको सामने जो लाइव ट्रेड ली थी, और उससे पहले जो मैंने फर्स्ट डे ली थी ना, वो तकरीबन मेरे बनते थे $75 बनते थे, जो सबसे पहले मैंने ली थी 2 तारीख को। वो तकरीबन $13,000 बनता था। अब ये चीज आप चेक करें कि 75 और 45 ये हो गए 110। और उसके बाद जो आज वाले हैं $10 वो लगा ले $120। 3 ट्रेड में से मैंने 3 ट्रेड ली हैं, मेरे $120 बन चुके हैं, यानी कि तकरीबन $20,000 की मेरी अर्निंग हो चुकी है 3 ट्रेड में से। जो स्पोर्ट वाली है वो अलग से है, मैं उनको छेड़ ही नहीं रहा। जो बड़े ट्रेड्स हैं वो अलग से है, मैं उनको छेड़ ही नहीं रहा। मैं सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उस अकाउंट की जिसको मैं यूज करता हूँ आपको ये क्लासेस देने के लिए, आपको स्ट्रेटेजीज दिखाने के लिए कि यार ये देखें ऐसा भी होता है। छोटे अकाउंट के साथ चलने का मकसद ये है आपके साथ है कि आप लोग ये ना समझें कि यार मेरे पास अगर बड़ा अकाउंट नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। नहीं, कथित तौर पे ये मतलब नहीं है। अगर छोटा अकाउंट भी है वहां से भी बनते हैं, लेकिन मजा उसी चीज पे आता है जाके, जब आपका एनालिसिस अच्छा होता है और आपको ट्रेडिंग आती है करनी। तो ये देखा आपके सामने मैंने प्रूफ दिया है। 3 ट्रेडें ली हैं, आज 7वां दिन है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो मेरी मंथली एवरेज है ना, मगर बिल्कुल रिस्क फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर और अपने हिसाब से लेता हूँ ट्रेड। कि जब मुझे ट्रेड में एंट्री मिलती है तो मैं लेता हूँ, जब मुझे ट्रेड में एंट्री नहीं मिलती तो मैं नहीं लेता। तो वो यही चीज है कि मेरी एवरेज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 800, 1500, 800, 1500, 1500, $2000 तक चले जाती है। सबसे नीचे वाली भी अगर मैं एवरेज लूँ ना तो तकरीबन $500, $700 तक आ जाती है, सबसे नीचे वाली भी। ठीक है, और अगर मैं ऊपर भी जाऊँ 1000 से भी ऊपर क्रॉस कर जाती है। तो मेरी भी तो यही विश है ना कि यार आप लोग इन चीजों को सीखो। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोग 3 महीने दे दो यार, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने दे दो आप। 3 महीने देने के बाद अगर आप लोग इस मुकाम पर ना आओ जैसे अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर यार आप कहना कि यार मैंने वाकई गलती की है कुछ आपको सिखाने में, या मैं डिलीवर नहीं कर सका जिस तरह से मुझे करना चाहिए। फिर बंदा अंदाज चेंज कर लेता है कि यार चलो नहीं समझ आई, हम अंदाज चेंज कर लेते हैं। टीचर तो यही कर सकता है ना कि जैसा पॉसिबल हो सके अपने स्टूडेंट्स को चीज डिलीवर कर सके कि यार आप ऐसा कर लो, नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, इस अंदाज से समझ नहीं आ रही चलो मैं आपको इस अंदाज से समझा देता हूँ। तो चीजें बाकायदा तौर पे प्रूफ के साथ आपके सामने ऐड है। हो गया क्लियर अब्बास भैया आपका ये सवाल? जी जी, ठीक हो गया। और अच्छा, एक और था कि ये अभी जैसे इंडिकेटर आपने लगाए हुए हैं, तो ये अभी ऊपर जो चार्ट में हमें दिख रहा होता है कि रेड जो है यानी बाइंग हो रही है, तो वो उधर बाइंग के सिग्नल आते हैं तो नीचे जो इंडिकेटर है उनके भी इशारे उसी हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? वहां पे इंडिकेटर देखे तो मुझे रेड ऊपर से मुझे आप नीचे ऐसा रहा। करें, अपनी स्क्रीन शेयर करके ये वाली बात समझाएं जो अभी आपने बोली है। ये सिग्नल आते हैं और मुझे इस तरह से कंफ्यूजिंग होती है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके समझाएं, मैं यहाँ से बंद करता हूँ इसको। एक किधर? इसको अलाउ करें। अलाउ हुई नहीं है, मैं एक मिनट करता हूँ, देखता हूँ जरा। मैं एक कैट को थोड़ा खोल दूँ, तंग कर रही है। अच्छा जी, ये लंच।
हो गई है अब्बास भाई? जी आ गई शो हो रही है अब। हाँ जी ठीक है, बताएं मुझे शफीक भाई। वो देख, ये था पैनल वो जो बिल्कुल फ्रेश आप लोगों को करवाया था ना, वो इस तरह से था जो आपको कंफ्यूजिंग हो रही थी। तो इसमें से आप उसको ऐड कर सकते हो, यानी कि मर्ज कर सकते हो अपने इंडिकेटर के एक ही जगह पे। एक सेकंड, इधर क्या है? अब जैसे इसको कैसे बड़ा करते हैं? अब जैसे मैं सोच रहा था ना कि जैसे अभी यहाँ पे ये ग्रीन लाइन्स आ रही है और रेड आ रही है, ठीक है। तो अभी इंडिकेटर भी उसी हिसाब से, जैसे ऊपर बाइंग आई है तो इसने भी ऊपर करने या बराबर शुरू कर दिया। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी मैं बताता हूँ। कि ये भी उसके हिसाब से ही चल रही है। कोई हमें पहले तो बताते नहीं है कि अभी आगे बाइंग आ जाएगी या सेलिंग आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। आप यूं करें कि चार्ट के ऊपर जाकर डबल क्लिक करें। हाँ जी, इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दें। मैंने कहा माउस के साथ है, इसको उठाकर चार्ट को ऊपर कर लें ताकि नीचे से वॉल्यूम आपको बेहतर नजर आए। और थोड़ा ऊपर कर लें, वॉल्यूम अच्छे से नजर आए। हाँ जी, अब यहाँ पे आप एक चीज को देखें कि नीचे जो मौजूदा वॉल्यूम आपका चल रहा है, कैंडल तो ग्रीन बन रही है, बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन ऊपर जो आपकी कैंडल बन रही है वो हल्की सी ग्रीन बन रही है, उसकी जो विक वगैरह है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं नजर आ रही। पहले नंबर पे तो बात ये, उसका रीजन क्या है? यार बायर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बायर हैं, लेकिन वॉल्यूम नीचे कम आ रहा है, यानी कि उसको खरीदने वाले लोग कम आ रहे हैं। एक ये फर्क आ गया। जो इंडिकेटर है ना, वो मार्केट के अंदर मूवमेंट ओवरऑल क्या हो रही है वो आपको बताती है। कैंडल स्टिक जो पैटर्न होते हैं ना, वो आपको ये चीज बताती है कि यहाँ पे किसका ज्यादा जोर है, बायर का जोर है या सेलर का जोर है। यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। जो कैंडल्स बनती है ना, उसका मतलब ये होता है। जबकि इंडिकेटर इसका ऑपोजिट होता है, वो ओवरऑल मार्केट की जो कंडीशन है उसकी तरफ आपको लेके चलता है। अच्छा, अभी जैसे इसका वॉल्यूम और सेलिंग ये दोनों बराबर ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो इसका थोड़ा सा मतलब पीछे कि चले जाओ, एक थोड़ा सा सौ पीछे, जहां से इसने मूवमेंट लिया ऊपर की तरफ, जो बड़ी बड़ी आपकी कैंडल्स बनी है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, वहां पे आप देखो तो वॉल्यूम की आपको कैंडल बहुत बड़ी नजर आ रही होगी। वहां पे चेक करो कितना वॉल्यूम आया था, मतलब उसके ऊपर आप माउस रखो जो उसकी बिल्कुल, हाँ जी, हाइट है ना। अब राइट साइड पे देखो वो कितनी आपको शो कर रहा है। यार ये आपका आपने वो शायद सेटिंग वगैरह नहीं की हुई इसकी ना, आपके वो शो नहीं हो रहे, डिजिट वगैरह शो नहीं हो रहे। आप ऐसा करो कि वो उसमें जाओ जरा, सेटिंग में, चार्ट की सेटिंग में जाओ। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो तो उस स्केल टेक्स्ट को आप करो वाइट कर लो। चलो ठीक है, ऐसा कर लो आप, वो नीचे शो हो ही जाएगा ना आपको जब आप वॉल्यूम वगैरह चेक करोगे। अभी भी ऐसी गा रहे नहीं हो रहा, चले मैं आपको अपनी तरफ से समझा देता हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपनी तरफ से समझा दूं आपको। हैं। जी जी कर। हाँ जी चलें ठीक है, आप यहाँ से इसको रोके जरा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझा देता हूँ। अच्छा ये वो देखो, हम लूना के वापस आ गए हैं। अब वो देखो जी, हैंडेड वाली कैंडल को उसने क्रॉस किया ना ऊपर की तरफ। जी बिल्कुल। मेरा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक ठीक चल रहा है, लेकिन मैं ठीक है। पैनिक नहीं हूँ। वजह क्या, वो जस्ट मैंने आपको चेक करवाने के लिए अपनी ट्रेड क्लोज की है कि भाई ये देखो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, प्रॉफिट बन गया, आप भी लेकर निकल जाओ। अगर हौसला है तो होल्ड कर लो, नहीं हौसला तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। वो जैसे कल उसामा भाई के साथ हो रहा था 171 वाला, शफीक भाई ऐसे था ना, 1.71 वाला जो हमारा टारगेट था 2 सेंट का, वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन वहां पे हमारा सेशन जब तक खत्म नहीं हुआ, वो वहीं पे घूम रहा था। सेशन खत्म होने के बाद जाकर उसने 1.85 को टच किया, यानी कि उससे ऊपर वो चला गया था। तो एनालिसिस आपका अगर अच्छा हो तो वो मूवमेंट आपको अच्छी देता है, लेकिन वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से अब मैं बाहर निकल आया हूँ ना, तो दोबारा एंट्री करना मेरी बेवकूफी है, क्योंकि अब मेरी एंट्री बनती ही नहीं। एंट्री तो मेरी नीचे थी, इस जगह पे जहां पे टॉप लगा हुआ था, वहां से मैंने एंट्री की, मैं अपना प्रॉफिट लेकर बाहर आ गया हूँ जितना भी आया हूँ। होल्ड करना चाहता मजीद होल्ड कर लेता, कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा अब हम चलते नीचे, इस जगह पे मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये वाली चीज थी। ये देखें कि कितनी कितनी बड़ी आपको कैंडल नजर आ रही है। ये देखो पीछे ग्रीन, इतनी लंबी विक लगी हुई है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो रेड लगी हुई है, ये भी रेड लगी हुई है, नीचे छोटी भी बनी हुई है। अब अगर किसी भी आप कैंडल के ऊपर देखते हो, इस जगह पर अगर आप देखते हो, तो इसका ये है 15 मिनट की कैंडल। तो ये किस डेट की है? ये जनाब 4 फरवरी, ठीक है, आज है 7।
ये 3 दिन पहले की बात हो रही है। 4 फरवरी को समथिंग कोई 12 और 6 18 और 2 20 यानी कि 8:15 बजे वाली जो कैंडल बनी थी, 8 बजे से लेकर 8:15 बजे के दरमियान में नीचे लिखा हुआ है ना 4 फरवरी 2022 और आगे 20-15 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 8-15 वाली कैंडल है ये। अगर आप इसको जाकर चेक करो तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो समथिंग कोई $1 मिलियन के करीब आया है। ये 1 मिलियन ही बनेगा या 10 मिलियन बनेगा ये 997.4452 के, ये समथिंग मेरे ख्याल से 10 मिलियन बनेगा या ये यहाँ 1 मिलियन बनता है ये। ठीक है, 1 मिलियन का यहाँ पे 15 मिनट के अंदर बीच में इस पे क्या आया, सरमाया आया है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से मैं चेक करता हूँ इसकी कैंडल को, जहां पे हमारा 4 फरवरी आया था, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, इस जगह पे अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है। मैं अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, अच्छा इसको लगता है मैंने फेवरेट में ऐड नहीं था किया, वर्टिकल लाइन को ये लीजिए ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो आपने एक चीज देखनी है जो मेन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल भी जो था ना कि ऊपर से ये मूवमेंट और हो जाती है, नीचे से और हो जाती है, हमें कैसे पता चलेगा, और प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है वो हम वॉल्यूम की मदद से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लाइन को ड्रा किया और यहाँ से इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। इस जगह पे आप देखो तो मार्केट यहां से उठी है, यानी कि कोई $50 के करीब से उठी है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस जगह पे वॉल्यूम $1 मिलियन का आया है। अब इस वॉल्यूम का और आगे वाली कैंडल्स का कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये बता रहा है कि इस टाइम में मार्केट के अंदर इतना सरमाया आया था, फलां जगह से डिमांड होना शुरू हो गई थी, और जब फलां जगह पे गया तो फिर रेड कैंडल बनना शुरू हो गई, इतना सरमाया बाहर निकल गया। तो बाकी का जो बचा हुआ उसकी बुनियाद पे टोटल सप्लाई को देखते हुए उसकी ये अमाउंट निकल रही है। बात कुछ समझ में आई? वॉल्यूम हमें सिर्फ इतना बता रहा है कितना सरमाया आ रहा है, कितना सरमाया जा रहा है, और ऊपर जो मूवमेंट हो रही है कैंडल्स के अंदर वो हमें ये चीज बता रही है कि भाई यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं या यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कौन सी मूवमेंट बन रही है। अब अगर इसी चीज को आप देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, ये वाला जो इसका जोन बनाया था, हालांकि मैंने पीछे से नहीं था देखा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा नजर आया कि अगर इसको मैं उठाकर इस जगह पे लेकर आता हूँ, कॉपी करके इसको कंट्रोल के साथ, ये आ नहीं रहा आपका स्लो हो गया देखिए दोबारा हुआ, ठीक आवाज हो गई है ठीक। अभी काफी टाइम बाद। हाँ जी, वो मैंने नेट चेंज कर दिया। हाँ जी, मैंने नेट चेंज कर दिया, अभी ठीक होगी। अच्छा ये देखें कि वो कितनी ज्यादा आ गई हैं। ये था मेरा एरो जो मैंने पीछे किया हुआ था, मैं कंट्रोल को पकड़ के माउस के साथ इसको ड्रा करता हूँ इस जगह पे, बिल्कुल उसके पास पास, अगर वो इसके लाइन बन रही है तो यहाँ पे देखो तो एक आपको स्क्रीन शेयर, ग्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, मैं दोबारा कर देता हूँ आपको शेयर। अभी देखिएगा जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी अब आ रही है। जी ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने जैसे यहाँ से इसको कॉपी किया है तो मुझे क्या पीछे से एक चीज मिली है कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट ऊपर ले रही है, यानी कि इसके लिए एक जोन बन रहा है कि इस जगह से आप देखें तो यहाँ पे एक प्रेशर है इसके पास। कौन सा प्रेशर है? बाइंग का प्रेशर है इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई बायर बैठे हुए हैं, यहाँ से सपोर्ट ली उसने ऊपर गया। ओके, अब इस जगह पे आप देखो कि इस जगह पे आके उसने मूवमेंट बदल ली अपनी, ये वाली जगह पे आके उसने मूवमेंट को बदल लिया। अब यहां से उसके जो है ना सेलिंग शुरू हो गई है। ये वाला जो आपका जोन बनेगा ना ऊपर और नीचे, अगर आप पैरेलल चैनल को लो, जिसको हम ड्रा करते हैं अपना जोन ढूंढने के लिए कि किस मुकाम पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो आपको ये चीज मिलेगी। ये आपका एक जोन बन जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, जहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मिल जाए। तो अब यहाँ पे मेरा चैनल क्रिएट हो गया। मैं अब क्या करता हूँ, डबल क्लिक करके
हालांकि मैंने आपके सामने ना तो अभी आगे देखा है और ना ही मैंने आगे देखते हुए पीछे से मैंने चीज देखी थी, वो बाई चांस ही आपके सामने वो चार्ट को ओपन किया था जो चीज मुझे महसूस हुई है। तो ये चीजें एक्सपीरियंस बेस पे होती हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसकी मैं चला जाता हूँ सेटिंग में और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। रेक्टेंगल को हम एक्सटेंड कर देते हैं, अगर आ सके। हाँ जी, ये देखें जी, ये मेरी बनेगी राइट साइड। जब हम की ओ देख रहे हैं उसको अपनी एलसीडी को, तो ये हमारी राइट साइड बनेगी। इसकी तरफ मैं कर देता हूँ और इसको मैं जब जूम करता हूँ यहां से पकड़ के, तो आप देखना क्या ये अपने उसी जोन में घूम रहा है। उसी जोन में घूम रहा है ना, बाइंग सेलिंग वाले में, जी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बिल्कुल। तो यहां से जो चेंज ऑफ चार्ट है, ठीक है, वो कैसे चेंज होगा? जब इधर वॉल्यूम नीचे ज्यादा आ जाएगा पीछे की बनिस्बत, पीछे 1 मिलियन का वॉल्यूम आया था, तो कितना डिफरेंस आया बीच में मार्केट का, कि यहाँ पे 1 मिलियन का जब वॉल्यूम आया है तो भाई समथिंग जो रेट में फर्क आया है ना, इस जगह से 49 के करीब से वो उठा है और तकरीबन तकरीबन ये $2 का बीच में डिफरेंस आया है। अब आप सोचो कि यार 1 मिलियन का सरमाया आया और सिर्फ $2 का डिफरेंस आया, तो भाई ये भी तो देखो ना कि उसकी सप्लाई कितनी है। जो आपको स्टार्टिंग में फार्मूला समझाया था कि हम कोइन की सप्लाई को देखते हैं, उसके सरमाए को देखते हैं, उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं कि कहां तक इसकी प्राइस जा सकती है, कितना सरमाया बाहर निकले, कितनी परसेंटेज इसकी बाहर आए तो इसमें इतनी सिक्कत है कि ये बर्दाश्त कर लेगा, यहां तक ये रहेगा, और इतना सरमाया दोबारा से आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो इस जोन में घूम रहा है, मतलब कि ये सारी जोन में वो घूम रहा है। पीछे वाला तो 1 मिलियन निकल गया, हमें उससे कोई सरोकार ही नहीं है। ये अब घूमता जा रहा घूमता जा रहा घूमता जा रहा है इस जगह पे। जब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया ना, तो अब यहां से अब देखो कि उसने साथ ही वॉल्यूम मजीद आना शुरू हो गया इस जगह से। अब इस जगह से वॉल्यूम आता जा रहा है आज की डेट पे, यानी कि आज 7 तारीख है, अभी डेट क्लोज नहीं हुई, सॉरी, हाँ जी, आज जो 7 दिन चल रहा है ना, 7 शुरू हो गई है हमारी, और ट्रेडिंग का भी 7 डेट शुरू हो चुकी है, 7 फरवरी, क्योंकि ये सुबह जाके हो गई ना बंद, तो 7 ही डेट चल रही है। अब 7 फरवरी को ये जो हमारी मूवमेंट हो रही है, इस जगह से वॉल्यूम आता जा रहा है, वॉल्यूम आता जा रहा, इसलिए इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। और आज की डेट अगर जब हम देखें जो स्टार्ट हुई है, तो कितने ये हमारे बीच में चेंजिंग आई है इसकी अभी तक, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 4 बजे की है, 7 तारीख है, 7 तारीख है जी, यहाँ पे हम पीछे आ जाते हैं, ये नहीं जी, जहां से कैंडल शुरू हुई है 7 फरवरी को, ठीक है जी, यहां से येलो से स्टार्ट हुई है, अभी यहां तक ये चल रही है। इस सेशन के दौरान में हमारे पास कितना वॉल्यूम आया है, यहां तक जो हमारी अभी स्टार्टिंग हुई है, आर्ट और ये लें भी। अब इस सेशन के दौरान हमारे पास वॉल्यूम जो आया है ना, वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा जाता जा रहा जाता जा रहा है। अब हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं? हम इसको वन डे पे लाकर आज के दिन में अभी तक हम वॉल्यूम चेक कर सकते हैं नीचे जाकर कि भाई कितना वॉल्यूम आया। ये हमारी कैंडल है, तकरीबन अभी हमारे पास कोई $12 मिलियन के करीब का वॉल्यूम आया है इस लूना कॉइन में। अब जो जो पीछे वाला निकला हुआ है, ये देख कितनी रेड कैंडल्स बनी है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी है, नीचे की तरफ आया है। तो भाई जब मजीद इसमें सरमाया आता जाएगा, वॉल्यूम आता जाएगा, तो इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाती जाएगी। और अगर हम इसको देखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये बुलिश आपको मूवमेंट दे रहा है। अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं, ये यहाँ पे वन डे के अंदर, अब ये तो ओवरबोट हो चुका है, ठीक है, कि ये थोड़ी सी मूवमेंट लेगा नीचे की तरफ, इसको रेजिस्टेंस वगैरह मिलेगी। RSI 54 पे चल रही है, लेकिन जो मैकडी है वो बुलिश आपको शो करता है, तो इसलिए आपके यहाँ पे पॉइंट बन सकते हैं। आप चेक कर सकते हो कि अगर मुझे 58 पे मिलता है, 57 पे मिलता है, तो कहाँ कहाँ पे मैं इसकी एंट्री ले सकता हूँ, अपने पॉइंट आप बना सकते हो। तो ये सारा होता है प्राइस एक्शन का फर्क, वॉल्यूम का फर्क, इंडिकेटर आपको क्या शो करते हैं और चार्ट आपको क्या शो कर रहा है। और जो चौथे नंबर पर होती है ना कैंडल्स जो होती हैं, वो जस्ट आपको बॉडी स्ट्रक्चर बताती हैं कि यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। होगा ये डाउट्स क्लियर? बस भाई, डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ये लो भाई, देखो लंबी लंबी विक्स लगाता जा रहा ऊपर,
कहाँ पे लगाई है इसने, 59 पे लगा दिया मेरे ख्याल से, हाँ 59 पे लगा दिया उसने। खैर ये तकरीबन $60 पे ये चला जाएगा जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए भी बुलिश है और थोड़ी सी यहाँ पे हो सकता है मूवमेंट ले, यानी कि साइडवेज चले। बहरहाल अपने इस जोन से ये बाहर आ चुका है, ये वाला जो इसका जोन था ना जो हमने क्रिएट किया पीछे से देखकर, तो इस जोन से ये बाहर आ चुका है। चले जी हम अब आगे कि जो हमारा मेन टॉपिक था हम उस पर भी बात करें। जी सर। अच्छा ठीक है, अब है जी हमारा मेन टॉपिक के हम अपनी जो लॉस वाली हमारी ट्रेड्स हो तो हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मेरा जो टोटल मार्जिन पड़ा हुआ है वो समथिंग है कोई टोटल मेरा बैलेंस $4000 के करीब है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो माइनस चल रहा है वो $935 के करीब चल रहा है। और जो कल आपको चीज समझाई थी ना कि मार्जिन जो चलता है वो आपकी कटिंग होती है प्रॉफिट लॉस की, तो वो जो बचता है आपका उसमें से आपको बताता है, और जो टोटल आपका बैलेंस होता है वो आपको नीचे शो करता है, और अनरियलाइज्ड यानी कि PNL प्रॉफिट एंड जो लॉस होता है वो आपको नीचे वो भी शो कर रहा होता है। अगर वो प्लस में हो तो आपके बैलेंस के साथ ऊपर मार्जिन में ऐड होता रहता है, और अगर आपका PNL प्रॉफिट एंड लॉस अगर वो माइनस में चल रहा हो तो आपका ऊपर मार्जिन में वो चीज खत्म होती रहती है उतनी, ठीक है जी। और नीचे आपका जो करंट बैलेंस वो आपको शो करेगा कि ये टोटल जो अकाउंट है ना वो इतने डॉलर का है, और इसमें से इतना माइनस चल रहा है, और इसका अभी जो मार्जिन बचता है ना ग्रोस जो होती है उसकी वो इतनी है। अब यहाँ पे आप चीज देखें कि हालांकि तो ये मेरे लिए बिल्कुल वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो मेरी एंट्री यहाँ पे लगी हुई है उसको मैं किस तरह से सॉर्ट आउट करूंगा। मेरी जो एंट्री लगी हुई है C98, ये एक कॉइन है, और ये बहुत जबरदस्त है कॉइन। इसका जो ये गेमिंग का आई थिंक कोई टोकन है कसिनो का, और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब यहाँ से ये जो एंट्री लगी थी वो 3.247 पे लगी थी, ठीक है, और अभी जो इसकी करंटली प्राइस चल रही है ना वो 1.87 के करीब चल रही है। अब कितना डिफरेंस आ रहा है अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं दोनों के दरमियान में, 3.247 था, बल्कि इसको हम लगाएंगे 0.2 आगे 2, क्योंकि 2 सेंट पे है वो डिजिट के साथ है ना, हाँ जी, 0 के बाद 2 है और ये डिजिट में चल रहा है, ये 4 डिजिट 3 डिजिट में ये वर्किंग कर रहा है। लास्ट वाले 2 तो आपके आ जाएंगे उसमें सेंट की सूरत में, और उसके बाद जब 100 मेरे ख्याल सेंट के अंदर भी डिजिट होते हैं इनके, तो इनकी अपनी कोई कैलकुलेशन होती है, हर कॉइन की वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो जितने आपको कम डिजिट या ज्यादा डिजिट में मिले ना उसके ऊपर ट्रेडिंग करें वो ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। और जो पूरे पूरे डॉलर में ऊपर नीचे चलने वाले हो तो जब आपका मार्जिन अच्छा हो तो तब आप उसमें ट्रेड लें। अब मैंने यहाँ पे एक चीज करनी है, वो क्या करनी है जी कि मैंने ये देखना है कि अगर यहाँ पे मैं DCA करके, DCA का समझाया हुआ आप लोगों को कि डॉलर कॉस्ट एवरेज होती है, अगर आपको उसके अंदर इस तरह से एंट्री मिलती है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी बुलिश है, और आपको DCA करने के लिए अच्छा खासा डिफरेंस भी नजर आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे समथिंग जो नजर आ रहा है ना वो $1.15 का मुझे नजर आ रहा है। 13 ये वाले आप लगा लें, 1.88 के करीब चल रहा है, 7 के करीब, जो इसकी करंट मार्केट है, 13 ये वाले आप लगा लें, और $2 बनेंगे ये, हाँ जी, $1 और 13 सेंट, और 2 ये वाले, $1.15 का डिफरेंस आ रहा है बीच में, 2.2, और उसके बाद हम अगर इसको माइनस करते हैं तो 1.87 पे आई थिंक अभी, हाँ जी, $1.15 पे इसका डिफरेंस आ रहा। अब अगर तो इसकी मूवमेंट मुझे मिलती मजीद नीचे से, जो मैंने इसका पहला टारगेट रखा हुआ था ना वो तकरीबन था 1.5 के करीब, अगर मुझे ये $1.5 के करीब मुझे एंट्री मिलती ना तो आधे आधे का फर्क आना था, उसके लिए फिर मेरा लॉस भी उतना ही होना था और मुझे मार्जिन भी उतना चाहिए था। जैसे आप देखें अगर यहाँ पे 225 के करीब लॉस चल रहा है, ये देख लें आपके सामने 1200% का ये लॉस है, ठीक है, और नीचे भी देख लें वो भी तकरीबन 1200% का बन रहा है, तो ये झटके लगते हैं, अगर प्रॉफिट आते हैं तो झटके भी लगते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मार्जिन आपको बेहतर रखना पड़ता है, इसलिए आप कभी लॉस में नहीं जाते अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी यूज कर लेते हैं। अब ये है कि इसमें अगर हम DCA करेंगे तो अभी का जो मुझे फर्क नजर आएगा वो मुझे क्या चीज चाहिए,
मैं अगर इसमें सेम यही कैटेगरी यूज करूंगा 20x की लेवरेज, ओके जी, उसके बाद मैं जो चीज यूज करूंगा, मेरा लॉस कितना चल रहा है जी, तकरीबन कोई $226 के करीब मेरा लॉस चल रहा है। अब मेरे पास मार्जिन कितना पड़ा हुआ, तकरीबन मेरे पास मार्जिन को $3000 का पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं समथिंग को $500 की इसमें एंट्री करूंगा, ठीक है जी। अब पहले मेरा मार्जिन देखो अब कितना था, $18 का था, यानी कि जो मेरी एंट्री लगी हुई थी ना वो $18 की लगी हुई थी, और 20x की मेरी लेवरेज थी। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 18 या $19 को मैं 20 के साथ करता हूँ, जब मुझे कितनी लेवरेज मिली थी, $18 की एंट्री थी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 के साथ, $360 बने मेरे। और यहाँ पे मेरी कितनी चल रही है, वो देखे तकरीबन 360 के करीब चल रही है। वो जो ऊपर $1 था ना, 19 कर लेते हैं हम इसको, 19 मल्टीप्लाई 20, 380 के करीब बनते हैं, और यहाँ पे भी 370 है, कुछ फर्क आ गया उस सेंट की वजह से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं $500 के साथ मैं एंट्री करूंगा, और सेम यही चीज होगी, ठीक है। उसमें मेरे लिए लॉस जो है ना, ये वाला लॉस, वो भी मुझे बीच में ऐड करना पड़ेगा, और मुझे अपनी एंट्री बनानी पड़ेगी उसका दरमियान में, कि 1.15 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो तकरीबन बनेगा कुछ 60 सेंट का फर्क आएगा। तो जो मेरी एंट्री बनेगी वो 3.2 से हटकर 60 सेंट अगर हम इसमें से निकाल देते हैं तो समथिंग $2 और कोई 65 सेंट के करीब मेरी एंट्री आ जाएगी, बल्कि इससे भी नीचे आ जाएगी, 2.45 के करीब करीब आएगी, $2.5 के करीब करीब। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, हम करके चेक कर लेंगे इसको, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके मुताबिक। अब मुझे किस चीज को देखना है, यहाँ पे मैं चीज को निकालता हूँ नोटपैड को, हाँ यही काम है, डॉलर सेंट पेनी ऐसे इनकी होती है कैलकुलेशन। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखिए डीसीए वाला मैंने पहले भी समझाया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन अभी आपको मैं फिर से समझाता हूँ। मेरी है जी एंट्री 3.02 पे, और अभी जो करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस है वो जनाब 1.87 के करीब है, और जो डिफरेंस बीच में आ रहा है वो $1.15 का आ रहा है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मजीद लिख लेते हैं, एंट्री पॉइंट, अच्छा जी। और अगर यहाँ से मैं एंट्री सेम ऐसे ही करता हूँ, यानी कि 20x की मैं लेवरेज लेता हूँ, ठीक है जी, लेवरेज लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट $500 की, क्योंकि लॉस भी बीच में जो माइनस चल रहा है ना वो भी बीच में ऐड आएगा ना, उसके लिए $500 की मैं करता हूँ, ठीक है जी। अब ये टोटल जो मेरी बनेगी ना, $50 ये बन गए, $500, और मेरे जो $19 पहले वाले थे, हम उसको टोटल को कैलकुलेशन करते हैं, 500 प्लस 19, और इसकी हम लेवरेज, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो बनेगा जी, लेवरेज हमारी कोई $10,380 के करीब बनेगी, 10,380। अब इसमें मैं क्या चीज़ चेक करूंगा, मैंने ये भी देखना है कि अगर इतने डॉलर मेरे पास आ रहे हैं, और 183 से अगर मैं इसकी एंट्री लगाता हूँ, वो ऊपर तो आ जाएगी, नीचे जो 50-60 सेंट का फर्क आ रहा है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो 187 जहां तक ये ओवरबोट हो चुका, वहां से फिर ये नीचे की तरफ आ जाए। पहले तो मेरा लॉस चल रहा था $200 का, और अगर अब मैं ज्यादा $500 डाल दूंगा और मजीद मैं लेवरेज ले लूंगा, तो वो मेरा मतलब कि $200 की जगह पे हो सकता है तो माइनस जो है वो तकरीबन कोई $1,000-1,500 पे चला जाए, जैसे थोड़ा सा फर्क नीचे आएगा। कोई लॉजिक समझ आ रही है इसमें डीसीए करने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर आप इन ये वाली टेक्निक्स आप समझ गए ना, यकीन मानो कभी लॉस नहीं होगा। मार्केट जरूर अनप्रिडिक्टेबल है, ये जरूर है कि आपके बरअक्स हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मजा तो तब है, खिलाड़ी तो वही होता है ना कि जो मैदान छोड़ के ना भागे, और वो बंदा हर हालत में खुद को कायम रखे। अब जो मैं यहाँ पे आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ, मुझे एनालिसिस पहले करना है। क्या एनालिसिस करना है कि भाई अगर तो मेरी एंट्री बन रही है ये करते हुए, डीसीए करते हुए,
इसको तो, ओ यार ये तो बहुत ऊपर निकल गया, ये देखो $2 को इसने टच कर दिया मैटिक ने। चलो खैर, वो भाई ने तो अपना मौका गवा लिया, वरना आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होते। यहाँ पे मैं जाता हूँ C98 पे और उसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ, लाइव आपको मैं बना कर दिखाता हूँ। इधर जाता हूँ, अब मैं सेम वही काम करूंगा। इनको हम कर देते हैं जी बंद। मुझे यहाँ पे जो चीजें देखनी है और जो मुझे चीजें करनी है वो कौन सी हैं? मुझे एनालिसिस ये करना है कि मेरे पास अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें मैं वही काम करूंगा जैसे हम चार्ट बनाते हैं। कि ये देखें, मैंने ऑलरेडी इस पे ना 1 डे का चार्ट बनाया हुआ था, जहां पे मुझे एंट्रियां वगैरह मिल रही थी। मैं चेक कर रहा था एक चीज को कि मैं अगर एंट्री करता हूं इस जगह पे तो क्या ये चैनल से बाहर आ सकता है। ये डाउन चैनल चल रहा है, इसका फॉलिंग वेज है इसका। और अगर आपने फॉलिंग वेज को पढ़ा हो तो आपको आपने उसमें देखा होगा कि जब उस चैनल के अंदर प्राइस चल रही होती है तो वो तकरीबन अपने बॉटम और हाई को 2-3 दफा टच करता है। तो जहां से इसका चैनल ये स्टार्ट हुआ है, हम वहां पे फिर वही काम करते हैं, अपने एरो वगैरह लगाते हैं और उसको चेक करते हैं। अच्छा जी, एक ये एरो आ गया, उसके बाद एक ये इसका एरो आ गया, फिर इसका आप ये देखें ये चीज का एरो आ गया। फिर हम इसको उठाते हैं, इस जगह पे आप देखो मतलब कि तीसरी दफा आ गया और यहाँ पे चौथी दफा ब्रेकआउट पे है इस जगह पे। ठीक है जी, अब ये ब्रेकआउट पे तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये अभी 100 वाले जोन से ऊपर जा रहा है 78 तक। जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो आपने देखा होगा ना कि वो पहले टेस्ट करने के लिए आती है 78 को। तो सेम ऐसे ये भी काम करेगा, 78 को ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी देख सकता है। तो अगर तो इसकी कैंडल, अगर इसकी कैंडल मुझे यहां से ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, मैं अपने इंडिकेटर को अगर चेक करूं, 1 डे की कैंडल है जी, इसमें मुझे जो बता रहा है केडीजे, मुझे बता रहा है तकरीबन ओवरसोल्ड है। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ जी के जो मेरे पास है RSI उस 75 के करीब है और जो मैकडी है ना वो मुझे बुलिश बता रहा है। अच्छा, अब इस इंडिकेटर को देखते हुए जो जितने मेरे लगे हुए हैं, नीचे वॉल्यूम को देखते हुए मुझे पॉसिबिलिटी कुछ इतनी क्लियर नहीं हो रही कि यार क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2-3% तक तो पंप हो चुका है आज के दिन में। ये देखे ना कि 16-17 आज का जो दिन है एज ऑफ February 7, 4:17 के हिसाब से ये तकरीबन 4% तक तो ये ऑलरेडी पंप हो चुका है, 7 सेंट के ऊपर जा चुका है। ठीक है, 4%। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, मैं इसकी देखूंगा 1 डे के अंदर कहाँ कहाँ पे इसके वो लगे हुए हैं बाइंग और सेलिंग के आर्डर। मैं जाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में, बार ओवरव्यू पे। टेक्निकल पे जाने के बाद हम नीचे चेक करेंगे उसको कि 1 डे को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, 1 डे को उसमें हम देखते हैं मूवमेंट क्या है। वो कहता है जी समरी फिलहाल तो न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज भी न्यूट्रल है। ऑस्किलेटर हमें ये चीज जरूर बता रहा है जी कि यहाँ पे ना बाइंग लगी हुई है। अब बाइंग वो देखें जी कौन कौन सा बता रहा है, मोमेंटम हमें बता रहा है और मैकडी का लेवल हमें बता रहा है कि बाइंग लगी है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, बाइंग के कहाँ कहाँ पे लगे हैं और सेलिंग के कहाँ कहाँ पे लगे हैं। अब यहाँ पे चीजें जो मेरे गौर करने वाली चीज है, जो मैं जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, 1 डे की मेरे पास कैंडल है, उसमें इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाली जोन तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि सिंपल जो मूविंग एवरेज है या 20 मूविंग या 20 मूविंग एवरेज जो है, ये वाली तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अगर मैं यहाँ से बाइंग करता हूँ तो ज्यादा फर्क आएगा ना नीचे। जितना नीचे से उसको बाय करूंगा, जितना नीचे से मैं डिप में उसको लूंगा या DCA करूंगा, तो ऊपर का और नीचे का उतना डिफरेंस आएगा। जहां पे $1 15 सेंट का डिफरेंस आ रहा था, जितना नीचे वाले साथ में लाऊंगा तो और उतना ही फर्क आ जाएगा, मेरे लिए उतनी आसानी हो जाएगी, रिस्क फ्री उतना ही मेरे लिए हो जाएगा। ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी साबित हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ जहां पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड ये मुझे बता रहा है, तो भाई ये पॉसिबिलिटी है ना फिर कि रिवर्स कर जाए 20 वाली मूविंग एवरेज से भी नीचे की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि रिवर्स कर जाए 270 से या 211 से कर जाए। और सबसे मेन चीज है कि 100 की जो मूविंग एवरेज उसके ऊपर लगी हुई है वनडे में, तो भाई ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ से भी ये रिवर्स कर जाए। अब मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, मैं ये देखूंगा कि यार कि मुझे ना समथिंग ये $2 के करीब मुझे बाहर निकलना है, जहाँ पे ये वाला मुझे पॉइंट मिले। अगर तो इसकी यही मूवमेंट रहेगी तो फिर तो भाई मैं रिस्क क्यों लूं, जहाँ पे मेरा $200 का लॉस चल रहा है तो ठीक है, मैं जो है ना उसको और बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेरा कौन सा अकाउंट वो वाश हो रहा है, वो तो लिक्विडेशन उसकी कोई नहीं है, मतलब कि समझिए कि 1% रिस्क के ऊपर उसकी लिक्विडेशन चल रही है। अगर हम इसको चेक करें, ये देखें 1% से भी नीचे है, दोनों की बता रहा हूँ, दोनों की लिक्विडेशन देखें आपके सामने गैप है दोनों के अंदर ही। तो अब यहाँ पे मुझे पॉइंट नहीं मिल पा रहा वनडे के अंदर। कुछ चीजें समझ में आई हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 188 से ही मैं एंट्री कर लेता हूँ तो ठीक है, मेरी एंट्री जो सेकंड है वो चले जाएगी 2.44 के करीब, यानी कि ये 100 मूविंग एवरेज पे चले जाएगी। लेकिन भाई 100 मूविंग एवरेज ऊपर है, उससे नीचे 50 मूविंग एवरेज है, और अगर यहाँ से वॉल्यूम नहीं आता और मार्केट रिवर्स कर जाती है नीचे की तरफ, तो फिर तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए ज्यादा लॉस हो जाएगा, फिर मुझे ज्यादा डीसीए करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मेरे लिए पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है कि अगर तो ये मुझे मिलता है इसी जोन के अंदर, ये वाले में, कि मुझे मिल जाए 170 के अंदर, मुझे मिल जाए 175 के अंदर, अगर यहाँ तक मुझे मिलता है तो कोई 5-10 सेंट का 12 सेंट का डिफरेंस तो आएगा। और इसी तरह से जो ऊपर वाली मूविंग एवरेज है जैसे 50 वाली है, अगर ये ऊपर 10 ही सेंट ले लो आप, कि अगर वो 10 वाले निकल जाते हैं तो फिर ये मेरा $2 वाला पॉइंट आ जाता है ना, कि वो 50 मूविंग एवरेज से नीचे नीचे है, तो वो मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर इस जगह से एंट्री लेता हूँ डीसीए के लिए, तो $2 तक जाने के लिए इसको 50 मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है, उससे पहले मैं निकल सकता हूँ बाहर। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाहिर बात है अपॉर्चुनिटी का मैं वेट करूंगा, और अगर मैं आंखें बंद करके इसके ऊपर मैं ट्रेड लगा दूं और उसको मैं कहूँ जी कि मैंने डीसीए कर लिया, तो इसको हम डीसीए नहीं कहते, इसको हम बेवकूफ़ी कहते हैं। ये चीज समझ में आई अब कि डीसीए किस तरह से हम करते हैं, प्रॉफिट को किस तरह से हम लेकर रिकवर करने की कोशिश करते हैं अपने लॉस वाली ट्रेड को। अगर यहाँ से मुझे कोई पॉसिबिलिटी मिलती तो मैं जरूर आपके सामने लाइव ट्रेड लेता, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं नहीं ले रहा। लेकिन मैंने समझा दिया है कि ये मेरा बाइंग पॉइंट बन रहा है, और ओपन ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, ये देखें ओपन ऑर्डर पे मैं जाऊँ, ये देखें लिमिट पे मैंने लगाया हुआ है कि अगर प्राइस आती है $175 पे, तो $100 के मेरी अमाउंट जो है ना वो बाइंग हो जाए मेरी, यानी कि 500 भी नहीं $100 की हो जाए अगर 175 पे आती है। और अगर इतनी अमाउंट आ जाती है तो फिर मेरी एंट्री $2 से भी और नीचे आ जाएगी, और उससे मैं निकल सकता हूँ इजीली। तो ये होता है जी डीसीए का फार्मूला, और इस तरह से हम अपनी ट्रेडों को बचाते हैं, और मार्जिन जो है ना वो बहुत ही डिपेंड करता है, ये अपने जेहन में रखिएगा। अब अगर आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ आई है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ये भाई आप जिन जिन के कॉइनों पे वर्क करते हैं ना, मैं हम्म, कोशिश करता हूँ कि ओकेक्स पे इसको सर्च करके उस पर थोड़ा सा देखूं, हम्म। लेकिन वो मुझे इससे सर्च नहीं होते इधर, ऐसे लगता है जैसे आवाज आपकी कट गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिन जिन कॉइन पे वर्क कर रहे हैं ना, मतलब कि डेमो दिखा रहे हैं आप, मैं ओकेक्स ओकेक्स पे सर्च करता हूँ, फिर डेमो ट्रेड में जाकर थोड़ा सा काम करूँ, लेकिन वो मुझे वहां पे मिलते नहीं है सर्च करके भी। तो हो सकता है वहां पे उसके रजिस्ट्रेशन ना हो या डेमो के ऊपर वो शो ना कर रहे हो, तो जिस यार आप बेसिकली कॉइन को ऐड करना मकसद नहीं है, बेसिकली आपका मकसद है कोई भी कॉइन उठाकर उस पर आप स्ट्रेटजी यूज कर लो। मुझे भी डॉट नजर आ रहा है, डॉट पे कर लूँ? डोर पे कर लो, प्रैक्टिस ही करनी है ना, जिसपे मर्जी कर लो। जो यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, चार्ट लगा रहा हूँ, प्राइस चाहे उसके ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रही है, क्योंकि वो डेमो अकाउंट है, वो कौन सा रियल मनी वाला अकाउंट है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाती रहेगी। वो हो सकता है रियल मार्केट की बनिस्बत आपको वो बहुत ही ज्यादा रेट बता दे,
तो आपने उस चीज को नहीं देखना, आपने बेसिकली देखना अपनी स्ट्रेटेजी को। उसामा भाई ने मेरे ख्याल से आज 2-3 स्ट्रेटेजी को यूज किया है और स्कैल्पिंग करिए, वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह सक्सेसफुल रही है और मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको मजीद आगे कंटिन्यू करो और आप उसको कन्वर्ट करो बड़े अपने अकाउंट के अंदर। हमेशा कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये ज़हन में रखिएगा। एक भाई मैंने पहले पेपर ट्रेडिंग करी, फिर आपके आपसे पूछिए डेमो अकाउंट बना के उसमें करा। उसके बाद जाके मैंने फिर रियल मनी में वो भी $10 सेट किया था मैंने, कम मार्जिन, बिल्कुल कम, ताकि लॉस हो तो 10 का ही हो ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% विन रेट आ रहा है। अब मैंने मेरे ख्याल से शायद ये 2-3 दिन पहले की बात है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसमें जो विनिंग रेशियो थी वो 63% के करीब थी। तो जी, जब आपकी विनिंग रेशियो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आप यूं समझो ट्रेडर बन गए हो यार। मैं ये कहता हूँ, मेरा जो मानना है कि एक ट्रेडर को ना हमेशा कूल माइंड रहना चाहिए। उसके लिए $2, $5, $10, $1 कुछ मैंने नहीं रखना चाहिए। किसी के लिए कुल सासा हो सकते हैं, मैं इसी से इनकार नहीं करता। किसी के लिए $5 भी उसका कुल सासा हो सकता है कि उसको नींद ना रात को आती है लॉस होने पे। और किसी के लिए $500 भी कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो एक आपको पहले लिंक वाला भी चेक करवा दिया था, ठीक है, उसके बाद आपको ये भी चेक करवा दिया। तो अभी 2 और भी पड़े हुए हैं अकाउंट, उसकी भी रिकवरी करनी है, लेकिन पहले यहाँ से रिकवरी करूंगा। लेकिन वो बिल्कुल जीरो लिक्विडेशन पे है। दिखाने का आपको मकसद ये है भाई, जब मार्जिन आपके बड़े हो ना, आपके अकाउंट बड़े हो, तो आपकी लिक्विडेशन भी बचती हैं और फिर उसमें से बाहर भी आपको निकलना पड़ता है। क्यों? मार्केट का पहले आपको बताया कि वोलेटाइल बहुत ज्यादा इसमें वोलेटिलिटी है। तो प्रॉफिट लो, निकल आओ। अगर बाई चांस आप फंस चुके हो तो फिर आप ये देखो कि भाई आपने कौन सी टेक्निक को यूज करके वहां से बाहर निकलना है, और आप तभी उसको यूज कर सकते हो, तभी बाहर निकल सकते हो जब आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहोगे, वरना आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं भाई, फर्ज करें कि आपके डीसीए के बाद फिर मजीद मार्केट डाउन चली गई, फिर दोबारा भी डीसीए करना पड़ेगा? यार एक मिनट। अच्छा शफीक भाई, बताइएगा क्या कह रहे थे आप? भाई डीसीए का बोल रहा था, अगर फर्ज करें कि एक बार डीसीए किया है, मार्केट दोबारा अनलकीली नीचे चली जाए, फिर दोबारा डीसीए करना पड़ेगा? हाँ जी, यही तो बात है ना कि अगर मेरे पॉइंट पर बिलफज नहीं जा पा रही
अगर वो मेरे पॉइंट पे नहीं जा पा रही तो मुझे फिर डीसीए सोच समझ के करना पड़ेगा ना, जो मैंने आपको चीज समझाई है। अगर बिल फर्ज आप देखें 175 पे मैंने अपना एक टारगेट बनाया हुआ कि अगर बीटीसी की मार्केट इसी तरह से हमें वो मूवमेंट देती है जैसे अभी चल रही है ना, बुलिश चल रही है कि 3-4 दिन से आपने देखा होगा बीटीसी बिल्कुल बुलिश चल रहा है, उसमें वॉल्यूम आ रहा है और रियल वाला वॉल्यूम आ रहा है, फेक पंप नहीं हो रहा है। फेक पंप जो होता है ना फौरन नीचे की तरफ आ जाता है। उसने बाकायदा तौर पे 42 वाली जो उसकी जोन थी ना 41-42,000 वाली, उसको उसने सपोर्ट बनाया पूरे दिन के लिए। वहां पे एक डोजी कैंडल बनी है बाकायदा तौर पे कि जिससे सपोर्ट दिया उसको, अच्छी खासी प्रेशर रहा है। अब उसके बाद वो देखिएगा 42 से अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर तो इसकी कैंडल इसी जोन में बंद होती है, जैसे ही अभी मैंने आपको वो क्या कौन सा कॉइन था लूना वाला कि जिसकी मैंने आपको पीछे से पूरा एक सर्कल बना कर दिखाया वो पैरेलल चैनल के थ्रू कि यार यहाँ पे आप देखें कि ये एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक डिमांड और सप्लाई जोन बन रहा है। अब वहां से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट उसने दे दी है तो वो जोन अब उसका खत्म हो गया, वहां से बाहर आ चुके हैं। जहां जहां जिस जिस बंदे ने उस जगह पे शॉपिंग करनी थी उसने कर लिया। तो अब वहां पे एक नया वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर तो मार्केट की मूवमेंट ऐसे ही ऊपर की तरफ चलती है और जो टोटल मार्केट कैप है उसमें से अगर मजीद ऐसे ही बीच में सरमाया आता जाता है कि 1.5 तक जा चुका था $3 ट्रिलियन से, जब हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ टोटल मार्केट कैप। यहाँ पे देखें ये तकरीबन अभी $2 ट्रिलियन के करीब जा चुका है, ठीक है ना, 1.97 के करीब है। तो इसको आप देखो तो इसका जब मैंने बैच 1 स्टार्ट किया था, इसको नीरज को आई थिंक याद होगा, इसको हम लेके चलते हैं कोई महीने पे। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कोई चार्ट भी ड्रा किया था, हेड एंड शोल्डर का बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर, हाँ ये देखो हेड एंड शोल्डर का ही था। ये था वनडे का चार्ट और शायद हाँ ये था वनडे के अंदर जब मैंने इस चार्ट को ड्रा किया था, हेड एंड शोल्डर बना था इस जगह पे। ये मैंने ड्राइंग की थी, इसको हम थोड़ा सा कलर ना चेंज करके देख रहे थे ताकि आपको अच्छे से वाजे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना ये आप चीज देखें कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। हेड एंड शोल्डर जब भी टॉप पे बनता है तो वो देखें कि मार्केट रिवर्स होती है नीचे की तरफ। ये कितने दिन में ये ऊपर गया था इस जगह से आप चेक करें कि तकरीबन टोटल मार्केट कैप का हाफ से ज्यादा जो सरमाया था कितनी देर में आया, 30 सितंबर 2021 से लेकर और यहाँ पे नवंबर 2021 सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में तकरीबन टोटल मार्केट कैप का हाफ से ज्यादा सरमाया बीच में आया। और क्या उन लोगों ने फिर बाद में उसको बुक नहीं था करना, जो लोग आए थे प्रॉफिट लेने के लिए, वो फिर सेल करते गए। जैसे यहाँ से मार्केट आई है नवंबर के बाद आप देख लो कि मुसलसल मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ से आप उसने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इसी को हम लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं इसी जगह से टॉप से और इसको हम नीचे की तरफ लेकर आ जाते हैं यहाँ पे। वही चीज हम लेते हैं एरो को, ये इसका एक टॉप, उसके बाद हम हमारा ये देखे इसका नीचे जो बनता जा रहा था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फाइनली उसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया हुआ इस जगह पर, यानी कि उसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। बताइए भाई वो ये लास्ट वाली जो कैंडल चल रही है, कौन सी? मैं कह रहा हूँ जो लास्ट वाली कैंडल चली वो मेरे ख्याल से यही बता रही है मार्केट ऊपर जाएगी इसकी। हाँ यही चीज है ना। अब यहाँ पे आप देखें कि तकरीबन $2 ट्रिलियन ये इसने लो मारा था, तकरीबन ये हाफ इसका बीच में से निकल चुका था मार्केट कैप, इसलिए सारी मार्केट डाउन हो गई थी। अब ये जितना भी सरमाया आ रहा है ना, अब ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जैसे पहले सोल की प्राइस कहाँ पे गई हुई थी, $250 के करीब गई हुई थी, लेकिन अभी वो 250 पे नहीं जा रहा, ऐसे ही है ना। तो उसका पैसा हो सकता है किसी और में गया हो और किसी और का पैसा किसी और में गया हो। तो अब तो ये दोबारा से डिपेंड करता है ना कि मार्केट मूवमेंट कैसी रहती है, कौन सा प्रोजेक्ट कितना का अपना फंडामेंटल दिखाता है। लेकिन मार्केट कैप आ रहा है, ये वो शो कर रहा है कि यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ हो चुकी है। कि अगर हम इसी जोन को पीछे देखते हैं, एरो का निशान अगर मैं लगाऊं,
तो क्या आप यहाँ से आइडिया कर सकते हैं कि आने वाला जो बुल रन होगा वो साबित हो सकता है? ये देखो इसी जोन पे यहाँ पे प्रेशर है, ऊपर गई है मार्केट, इस जगह पे आप देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर है, और सेम है देखो उसी जगह से उसने सपोर्ट ली हुई है और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, मूवमेंट दे रही है। और इसी चीज लाइन को देखते हुए इस जगह से भी उसने सपोर्ट ली है, अब ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो रही है कि कैसे हम चीजों को समझते हैं। जी सही है भाई। हाँ जी, तो ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के करीब जा चुका है, और जैसे जैसे और मजीद बढ़ता जाए, यानी कि कोई $1 ट्रिलियन का डिफरेंस आ रहा है ना बीच में, तो भाई ये क्रिप्टो के अंदर होना पॉसिबिलिटी है। ऐसे ऐसे होता है, और खाली माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ही आ जाए ना, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ही वो इन्वेस्टमेंट कर दे, तो भाई वो पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट बीच में डाल दे। फेसबुक आज ही लॉन्चिंग कर दे ऑफिशियली तौर पे कि ये हमारा कॉइन है। पेपाल जो है वो भी काम कर रहा है क्रिप्टो के ऊपर। जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है वो सारी की सारी आ रही हैं। और इलोन मास्क जैसा अगर इंसान सिर्फ अपनी वर्थ से, टोटल वर्थ में से वो इंसान अगर हाइप दे के डोज कॉइन को कहाँ पे कहाँ लेके जा सकता है, तो आप मुझे ये चीज बताओ कि जिनकी सप्लाइयां ही थोड़ी हैं और जो फंडामेंटल इतना जिनका मजबूत है, और वो प्रोजेक्ट इतने जबरदस्त है, इतने आउट क्लास, इतने हाई क्लास के प्रोजेक्ट हैं, वेब 3 के हैं, जैसे डॉट हो गया, लिंक है, इसी तरह से आप लगा लो कि मैटिक हो गया, और BNB हो गया, थीरियम का, जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एक प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या उनकी प्राइस का एप्रिशिएट होना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है यार। आने वाले टाइम का समझो सही कैसा टाइम आ रहा है, पैसा सारा आपका उठकर बैंकों से क्रिप्टो में आ रहा है। तो और हम कहाँ पे बैठे हुए अभी भी वहीं पे, Amazon के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, अच्छा जी, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, अच्छा जी, वही दकियानुसी ख्याल बीटे बीटे घिसीटे हुए जो है ना काम, वही आप करते रहो। जिसका मुंह लाल देखा मुंह लाल करते रहो अपना भी भाई, इधर भी थप्पड़ मार ले उधर भी थप्पड़ मार ले। तो इन चीजों से बाहर निकलो, चीजों को समझने की कोशिश करो। ट्रेंड चेंज हो रहा है आपका सारे का सारा ही। ठीक है जी, कोई परेशानी, किसी चीज की समझ ना आई हो, कुछ थोड़ा सा ब्लो हुआ माइंड आपका? जी सही है भाई। अच्छा ठीक है भाई, मैंने आपको सुबह मैसेज किया था ओकेक्स का कि उधर कैसे हो, मैं चेक करूँ कि कितनी मेरी सेलिंग, मैंने कितने में उसे बाई किया था कोइन वगैरह को। अच्छा अगर अच्छा मैं अच्छा, उसका स्क्रीन आपको वो आप, शेयर हाँ करें जरा, आप कर शेयर करें, उसको चेक कर लेते हैं यार। थोड़ा सा ना उसका होता है बीच में इशू, ओकेक्स का आजमाइश हो जाती है वो ढूंढने में। मैं चेक कर देता हूँ आपको। ऐसे ही सर मैं कब से ढूंढ रहा था, वो मेरा डेमो अकाउंट ही नहीं ओपन हो रहा था लैपटॉप पे। मोबाइल पे तो हो जाता है जल्दी। हम्म। करें शेयर, मैंने तो स्टॉप कर दी है यहाँ से। बस एक मिनट, जूम ऑन कर दूं उस पर। ठीक है। तो ये भाई कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनके ना अंदर कैंडल से शो ही नहीं होती बिल्कुल, उनका क्या हिसाब होता है? वो ना मोस्टली होते हैं ये वाले, क्या इसको अभी बोलते मैं हैं, एक देख अभी मैं एक देख रहा हूँ वैलेट वैलेट वाले कॉइन्स होते हैं। उसका मैं अभी देख रहा हूँ, उस पर रेड के नजर ही नहीं आ रही और ऐसा तो ग्रीन नजर आ रही जो आपको हुई। स्क्रीन नहीं शेयर हुई।
एक मिनट में ऐसे लॉग इन कर लेता हूँ। किधर गई है बास भाई, स्क्रीन नहीं आ रही। वो लॉगिन करने गए, कहते आते हैं, अच्छा अच्छा तो अच्छा उनका अच्छा। लॉगिन ही था। यार आज तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि खान साहब हमारे साथ ऐड है यार। ये मेरे बैच 1 के स्टूडेंट हैं और ये जापान में होते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तबीयत के ये बंदे हैं। मेहरबानी सर जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी है, अपने कीमती वक्त में से आप आए हैं। नहीं, वो काम से आया था तो आपका बहुत टाइम से भी वो देख रहा हूँ। आपने जो पोस्ट किया था कि आज क्लास हो रही है तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा जी, तो मेरा काम भी खत्म हो गया तो आया अरे हूँ घर यार तो। देखो खान साहब, बात पता क्या कि जी जी हर चीज के अंदर ना वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती है, हर चीज के अंदर। हाँ, जी जी डेफिनेटली जब भी कोई नया नया काम स्टार्ट होता है ना, तो आने वाला टाइम उसके लिए बेहतर ही साबित होता है, बशर्ते के वो बिल्कुल इंसान ये करता जाए कि इम्प्रूवमेंट उसमें लाता जाए। शर्त यही होती है, कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी यही होती है कि आप इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो उसमें। बिल्कुल इसी तो तरह है कि टाइम के साथ बैच इम्प्रूवमेंट ना हो। 1 के अंदर भी मैंने हत्तुल इम्कान यही कोशिश की थी, जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकी थी मुझसे, कि मैं अच्छे से अच्छा ही डिलीवर कर सकूं अपने स्टूडेंट्स को। उसकी बात निस्बत मैं खुद कहता हूं, बैच 2 में मैंने बैच 1 से भी ज्यादा मतलब कि इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की, उन वीकनेस को दूर करने की कोशिश की जो उसमें नजर आई। और वो स्टूडेंट्स से ही पूछा जाता है ना कि आपने मुझे जो एक कमेंट्स देना है, कि या आपने मुझे बताना है कि सर जी ये वीकनेस है तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम आपस में मशवरा करके देख के क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तो तब ही वो चेंजिंग आती है। और बिल्कुल सर, जो इसी बंदा तरह से। जो बंदा साथ में अटैच रहता है ना, फिर उसको इम्प्रूवमेंट का पता भी चलता है। अब नीरज है, नीरज भी आपका बैचमेट है ना, आप जानते होगे इस नीरज को, जी 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 जी, है ना? जानता हूँ। इंडिया से हाँ, जो है, जानता इंडिया हूँ जी। से है, तो मतलब कि आपका ही ये वो बैचमेट है। और देखें, वो बैच 1 में तो उसने जो क्लासेस ली हैं वो ली ही हैं, बैच 2 की भी सारी क्लासेस ने ली हैं। उसके बाद हमने बैच 2 में मजीद इंप्रूवमेंट ये की, एक दिन ही मखसूस कर दिया है। जैसे आज आप देखो आए हो, आपके सामने लाइव ट्रेडिंग हो रही है, मैं अपने अकाउंट भी शो करवा रहा हूँ, कि ताकि किसी के जी जी अगर माइंड में ये चीज आती है कि यार ये तो हमें कुछ दिखाता नहीं है, मोस्टली होता है ना मेंटली तौर पर इंसान के दिमाग में ये चीज घुस गई होती है कि यार अगला बंदा हमें शो तो कुछ करवाता नहीं है, इसके बाद पता नहीं कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो मैं हर चीज ओपनली अब क्यों शो करवा रहा हूँ, ताकि यार आपका दिल भरा हो कि भाई झटके भी लगते हैं, अर्निंग भी होती है, सारे काम होते हैं, स्ट्रेटजीज भी यूज होती हैं। इसको कहते हैं कि इंसान को पकड़ के चलाना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये इम्प्रूवमेंट आस्ता आस्ता आ रही है। अभी तो हमारा आगे जो माइंड बन रहा है ना, उसामा भाई के साथ जो मेरी बातचीत हो रही थी, मेरे ख्याल से अभी वो होंगे, इधर ही होंगे, हाँ लग रहा है मुझे, हाँ साथ ही है। जो हमारा आपस के अंदर मशवरा हो रहा था ना, वो इसी चीज पे था कि यार हम जो बीटीएम का ब्रांड है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन जी इस जी तरह से करवाएं कि हम दुबई में इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें, या हम पाकिस्तान में इसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, कि जब हम नेक्स्ट इसको हाई लेवल पे लेकर जाएंगे, कि किसी के साथ इसका लिंक करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे वोकेशनल कॉलेज होता है, या आपको पास मार्क कॉलेज वाले वो करवाते हैं, कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, इसी तरह से वो मेरे ख्याल से एक और भी है यार, दो जो गवर्नमेंट के तहत ना चीजें करवाते हैं, कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, ई रोजगार वगैरह, ये सिस्टम जो हो गया। तो अगर तो हमारी जी मतलब सर। अगर तो हमारा वहाँ पे एक तरह से लिंक हो जाता है हमारे ब्रांड का, तो डेफिनेटली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक वर्थ बनेगी ना। तो जब हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको और हम उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो कहीं पे भी जाकर उसको यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं जी को फलां ब्रांड से हमने पढ़ा, फलां ब्रांड से हमने चीज लिया। और बिल्कुल सबसे मेन सर। चीज है कि भाई हमारी आप प्रैक्टिस देखें, हमें आता है, हमारे पास स्किल है। हम्म, और ये स्किल है,
जो आपके सामने है, ये स्किल है, ये कोई टाइम पास नहीं है। मैं देखो बैठ के कुर्सी के ऊपर, यार मैंने अपनी शॉप ना, फिजिकल शॉप, मुझे तकरीबन कोई 4 माह हो चुके हैं, मैंने अपने छोटे भाई को हैंड ओवर कर दी है। मेरी खुद की मोबाइल शॉप है, ठीक है, मैंने अपने छोटे भाई को हैंड ओवर कर दी है, और उसको मैं कहता हूँ आप इसको चलाओ, ताकि आपको भी तजर्बा हो कि कारोबार फिजिकल तौर पे कैसे होता है। अब उसको चला रहा है, मैं शाजो नाजरा कोई हफ्ते में 1 आधा दिन शॉप पे चला जाऊं, कोई काम वगैरह हो, कोई मोबाइल की रिपेयरिंग वगैरह करनी हो, तो वो भी उससे नहीं होती, तो मैं चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाता, मुझे पता वो संभाल लेगा, ठीक है। वो खुद का अपना भी काम कर रहा वहाँ पे शॉप पे, कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है ना, तो वो माशाल्लाह सिंगल फेस 3 फेस का इसका सारा काम कर लेता है, सोलर वगैरह का भी, तो सारा सेटअप उसको इकट्ठा करके दे दिया है। लेकिन मैं घर में बैठा हुआ हूँ, घर में बैठ के मैं इजी होके कमा रहा हूँ, ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि फिजिकल शॉप से मैं बेहतर कमा रहा हूँ। उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ये रीजन क्या है। यार हमारी ना असल में जो मेंटालिटी है ना, हमारे घर वालों की जो सोच है, वो इस तरह से है माशाल्लाह के, उनके नजदीक ना अगर कोई बच्चा घर से बाहर बैठ के वेला भी है ना, बच्चे को पता है कि मैं वेला हूँ, घर वालों की नजर में कमाऊ बच्चा है, वो पता काम ही बच्चा है यार, ये काम करने वाला बच्चा है। अल्लाह की कसम सही कर रहे हो, और बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अगर वही बच्चा घर में बैठकर लाखों भी कमा कर दे देगा ना, यार है ही वेला, पता नहीं की करता रहता कंप्यूटर पे बैठ के उंगली मारता रहता। हालांकि उनको ये नहीं पता कि हालांकि उनको ये नहीं पता कि यार वो फिजिकल से ज्यादा मेहनत यहाँ पे बैठ के होती है। तो ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। वक्त के साथ साथ इंसान चलता है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। और मैं हमेशा ना अपने मतलब के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं लेक्चरर भी था, उसके अलावा भी इवन के मेरा कुछ अंदाज इस टाइप का है कि हम जो यूं समझे कि हमारे हमारे दौर में, तो शायद आप में से भी इतना बिल्कुल वो नहीं होगा नीचे वाले एज का, कम एज का, कि जिसने ये वो टाइम ना देखा होगा। हमारे वक्त में तो होती थी ना, नर्सरी होती थी, प्रेप होती थी, कच्ची पक्की जिसको बोलते थे, और उसके बाद पहली में चले गए, दूसरी में चले गए, तो इस तरह से वो एक माहौल चलता था। तो अब यूं समझो कि हमारे वो जो कच्ची पक्की वाले हमारे फ्रेंड थे ना मेरे, तो हम अभी तक मिलते हैं, अभी तक हम मिलते हैं। आप खुद आइडिया कर लो कि मिलनसारी का एक इंसान को काम ये करना चाहिए कि जहां पे भी इंसान हो ना, तो जो जिसके साथ एक वक्त गुजरा हो, अटैचमेंट रखनी चाहिए बंदे को, वो यादें इंसान की ताजा हो जाती हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो जब मैं कभी सारा बैठा होता हूँ ना, तो मैं उनको एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो मुश्किलें हमने झेली है ना, इतना तो कन्फर्म है, इतना कन्फर्म है कि कम से कम हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, वो उस दकियानुसी ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करेंगी, उनको सुकून रहेगा। हालांकि हमारी आने वाली जो औलादे हैं ना, वो हमसे भी मजीद आगे एडवांस होंगी, लेकिन ये है कि जो हमारे सर के ऊपर वो चीज सवार थी ना, हमारे सर पे, कौन सी, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, घर में जल्दी आ जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो, और कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पे चले गए हो, ये टाइम आने का। मेरे मामू अभी भी ऐसे ही है, मेरे अपने मामू अभी भी ऐसे ही है। और मैं मेरे घर के अंदर माहौल कुछ और टाइप का, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ओपन माहौल है कि इज्जत के दायरे में रहते हुए। एक होता है ना कि इंसान का कहते हैं कि ओवर माइंड होना इंसान का, और एक इंसान का अकल से बिल्कुल पैदल होना, ओपन माइंडेड होना और किसी का ओवर माइंडेड होना, दोनों में फर्क होता है। तो माहौल है थोड़ा सा ओपन, मतलब कि कोई इस टाइप का नहीं है, कोई शक्की टाइप ये वो कहीं पे आप आ जा रहे हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि उनको एतमाद है, हमें उन पे एतमाद है, हमने उस एतमाद को बहाल किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक जेहन में चीज आती है कि भाई अभी भी ना जो 20-30 साल का अरसा है ना, जो पुराना वायरस है दकियानुसी ख्यालात वाला, वो पुराने जो बाबा जी हैं और जो फूफी जी होती हैं, वो तमीज करने वाली लोगों की नजर में ना, मासी ये नहीं करती, फूफी ये नहीं करती, चाची ये करती है, वो ये करती है, भाई अभी के 15-20 साल लगेंगे इस वायरस को खत्म होने में। जो आए हैं वो जाएंगे तो सही ना दुनिया से, वो तो अलग बात है, हमने पहले जाना या उन्होंने पहले जाना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमने एक एज वाइज देखें तो भाई वो जाएंगे ना, 15-20 साल और जी लेंगे, सुकून हो जाएगा, ये सारे दकियानुसी ख्याल खत्म हो जाएंगे, फिर जहाँ पे मर्जी जाओ एंजॉय करो। तब तक तो भाई वो जो एक घूंट है ना, ये मुश्किल वाला, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। नीरज कह रहा है कि सेम सर यहाँ पे भी यही है। और नीरज भाई मसला ये है कि ये तो सिर्फ एक बॉर्डर लगा हुआ है ना, आप यूं समझो कि उधर का और यहाँ का फर्क वाकई कोई नहीं है, माहौल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने बाइंग की है और मुझे पता नहीं चल रहा, आप ऐसा करो कि
EGLD, अच्छा आपने AGLD को आपने बाय किया हुआ है। जी एक इसका लड़की से यार हो ये गया यहाँ था। से निकलता था, आप आल पे क्लिक करो जरा, आल कहाँ पे? ये देखो आल आ रहा है ना, AGLD आइकॉन के साथ आपको आल नजर आ रहा है। ये वाला? हाँ जी, यहाँ से आप जाओ जरा ऑप्शन में, ठीक है, उधर वहीं पे वापस आओ जरा, ऑप्शन पे क्लिक करो ना, अदर पे जाओ जरा, ट्रांसफर नहीं ठीक है, आप स्पोर्ट स्पोर्ट को क्लिक करो, आर को छोड़ दो आप। हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे दो HLD, ठीक है, वो बिल पे जाओ जरा, आ गया बाय से। हाँ जी, अब आप जाओ यहाँ पे बिल के बाद बाय सेल रीसेल फ्रोजन स्ट्रेटजी ट्रांसफर ट्रेड पे जाओ जरा, बाय पे होगा। हाँ जी, इस बाय पे आप क्लिक करो जरा, यहाँ पे देखो शो हुआ आपके पास के नहीं, या फिर वैसे ही आ रहा है? वो यार है, तो नहीं क्या हिसाब किताब लिखा हुआ है। नहीं यार, होना चाहिए, मैं इसको ना चेक करके आपको मैं कंफर्म कर दूंगा, ये मैंने भी बहुत ज्यादा मुश्किल से ढूंढा था, OKX पे इसका इंटरफेस है जरूर है, पता चल जाता है कि आपने किस रेट पे बाय किया और किस रेट पे इसको आपने सेल किया, पता चल जाता है। आप ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से पीछे जाओ जरा, और ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे, या सिर्फ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ही शो करता है? इस पे ये चीजें आ रही है ऐसे। हाँ, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से, एसेट ट्रांसफर, ऑर्डर ऑर्डर पे जाओ जरा, ऑर्डर पे, हिस्ट्री। हाँ यहाँ पे आई थिंक आपको मिलेगा, इस जगह पे एडवांस लिमिट स्टॉप ऑर्डर, ओपन ऑर्डर पे जाना जरा, हाँ इस ऑर्डर हिस्ट्री पे आप चेक करो, यहाँ सबको मिल जाएगा। मेरे हाँ, ख्याल और से देखो यहाँ पे है। ऑर्डर प्राइस, एवरेज प्राइस नजर आ रही है आपको चीजें, कि फिल कितने की, कितने जी रेट पे की है, वो देखो ये है, जी आ गया, सब आ गया। आ गया ना? शुक्रिया। जी आ गया। हाँ, वो ऑर्डर हिस्ट्री पे आपका आएगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा इंटरफेस ना चेंज है, अलग अलग से रखा हुआ है, लेकिन मिल जुल जाता है, मुझे भी एक दफा काफी आजमाइश हुई इसे ढूंढने में। तो अभी आप इसको एक दफा रिवर्स करके फिर से देख लो, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि फलां फलां जगह से आता है। नहीं चलो वो मैं कर लेता हाँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक हूँ। पेपर पे आप लिख लो, उसको नोट कर लो कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे साथ ये सेशन में ऐड है, कुछ तकरीबन 6 के हैं हमारे पास बंदे ऐड, तो इनमें से किसी कोई है बंदा ऐसा जो स्टक हुआ हो किसी चीज में? उसामा भाई तो है ना, उनको मैंने बताया हुआ था कि उसामा भाई आप इसको वो कर लें, पेपर के ऊपर लिख लें आप, ताकि हम आपको उसका एनालिसिस करके ना उससे हम बाहर निकल सकें, और देख सके कि यार आपके वो प्रोजेक्ट कौन कौन से ऐसे हैं कि जिनको हम जल्दी क्लोज कर सकते हैं। जी देखिए भाई, परसों आपने मुझे बताया था ये। हाँ तो अगर 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 DCA का यहाँ पे एक रेंज बताई थी कि अगर यहाँ इस रेंज तक आ जाए तो यहाँ DCA स्टार्ट करना है, ये नहीं कि अभी से स्टार्ट कर दो। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि आप देखो कि अब कितने मतलब कि अपनी वो ट्रेडिंग के आपके पास कॉइन है, और अलग से जब आपके पास मार्जिन ही नहीं है, तो फिर तो आप एडीसीए नहीं ना कर पाओगे, उसके लिए तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। टोटल आपकी जो वर्थ थी स्पोर्ट वाली, वो $2000 की थी। हाँ तकरीबन, नहीं हाँ, $1000 की। अच्छा, $1000 की थी टोटल जो वर्थ है, और उसमें से जो भी आप लॉस में चल रहे हो, वो तकरीबन आप चल रहे हो $200-250 के दरमियान में। नहीं मैंने $100 लगाया था तकरीबन, मैं था कुछ 60% यानी $60 लॉस में गया था उसमें। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, जो आपने मुझे अकाउंट चेक करवाया था स्पोर्ट वाला, हाँ स्पॉट वाला, जी 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 जी। स्पोर्ट वाले की आपकी टोटल वर्थ कितनी थी जब आपने बाइंग की थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी? टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी $2000 की। तो और अभी वहां और पे जो आपका करंट मार्जिन चल रहा है, जो आपकी प्राइस वहां पे चल रही है, वो कितनी चल रही है? वो तकरीबन $1100 समथिंग कुछ चल रही थी। यानी कुछ बेहतर हुई है ना, पहले 800-900 के करीब थी, $200-300 ऊपर गए हैं। हाँ तकरीबन ऐसे ही था। हाँ, तो उसमें अब यही है ना कि उन प्रोजेक्ट्स को आपने उठाना है जो मतलब नीचे गिरे हुए हैं, नील वाले हैं ना, जिसका हमें पता है कि यार ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें मजीद इसको होल्ड करना पड़ेगा। जी तो जी।
आप उसमें से ये देख लो कि कौन से पॉइंट पे जाके आपको आसानी हो सकती है कि आप वहां से निकल सकते हो। जैसे आप देखो ना कि अगर कोई चीज आपकी पूरे पूरे पैसों में निकल जाती है, या आप यूं समझो कि अगर कुछ ना कुछ आपको लॉस हो भी जाता है, $2000 में सब ये समझ लो अगर आपको $200-300 तक लॉस होता है, लेकिन उसमें ये चीज की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जिसको हम आउट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर रहे हैं, उसका पैसा निकाल के हमने उन प्रोजेक्ट्स में डालना है ना जिसको हम डिप से बाय कर सके, ताकि हमारा डीसी हो जाए, हमारी क्वांटिटी ज्यादा ऐड हो जाए, तो जैसे उसका रेट ऊपर जाए तो हमारे पैसे पूरे हो जाए। जैसे आप यूं समझे इसको कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सोल की, डॉट की, लिंक की, मैटिक की, और इसके अलावा जो बड़े बड़े हैं अवेक्स की, यानी कि ये 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेरी नजर में अभी बिल्कुल नील है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और अगर ये वाले आपको लेने पड़ जाए कि मैं आपको बोलूं कि आप उसामा भाई एक एक कम से कम आप एक एक इनमें से ले लो, एक ही आप मतलब कि वो ले लो, लिंक ले लो, एक ही आप सोल ले लो, एक ही आप वैक्स ले लो, तो ये तकरीबन 4-5 क्वीन की अगर वर्थ बनती है कुछ $400-500 के करीब। तो वो $400-500 की वर्थ बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे कोइंस बीच में से आउट करने पड़ेंगे ना, कि जो ऊपर नहीं जाने वाले, जिनका कोई फंडामेंटल इतना मजबूत नहीं है। सही बात, उसमें से निकलना पड़ेगा ना, यानी कि रिस्क तो लेना पड़ेगा सही बात बजाय का स्टक होने के लिए। तो अगर हम उसको सेल आउट करके वक्ती तौर का वो लॉस बर्दाश्त करें और उस पैसे को उठाकर हम क्वांटिटी में ऐड कर दें, जो मैंने आपको बताया कि आप इनको ले लो, और उसी से वो 2 टाइम पे चले जाते हैं या 3x पे वो चले जाते हैं, जहां पे आपने पहले 6 महीने वेट करना था, और अब वही 6 महीने बाद पहले वो $2000 होने थे, फिर जाकर कुछ पता चलना था कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। सही बात है। और अगर वो 6 महीने बाद बजाय प्रॉफिट पूरा करते करते, यानी कि लॉस को रिकवर करते करते, अगर वही चीज आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए थोड़ा सा रिस्क लेने के, तो वो बेहतर नहीं है। टाइम बचेगा हमारा, सही बात है। टाइम भी बचेगा, प्रॉफिट में भी चीज आ जाएगी, तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। अब वो सारे जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स है ना, वो आपको निकाल के साइड पे रख के, जिनको आउट आपने करना है उनको लिख कर उसकी वर्थ को आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा आपके पॉइंट पर रह के यहाँ से मैं निकलूंगा, और दूसरे की तरफ भी आपने नजर रखनी है कि कौन कौन से पॉइंट मुझे मिल रहे हैं जहां पे मैंने उसकी एंट्री करनी है। वो ना हो कि आप एक की तरफ रहो कि भाई मैंने शिव को इनको फलां जगह पे जाकर मैंने आउट करना है, अच्छा जी आप उसके वेट में रहो, और उसके बदले में लेना कौन सा जी, मैंने लूना लेना है, अच्छा जी लूना अगर लेना है तो भाई लूना की भी तो प्राइस ऊपर जाएगी ना। सही बात। तो अगर आप एक को देखते हुए लूना की तरफ आप नजर रखो ही ना, वो ऊपर निकल जाए, तो फिर तो आपको उसमें से आउट होने का फायदा नहीं होगा। सही बात है। ठीक है। और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखते हो कि दोनों के पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, कुछ $2-4-5 अगर मुझे लॉस होता है तो भाई खैर मैं उसमें से निकाल कर उसमें से वो ले लूंगा, क्वांटिटी मैंने ऐड करनी है, तो फिर ये आपके लिए बेहतर फार्मूला रहेगा। इसी तरह से कोई और बंदा भी स्टक है तो वो भी ये भी काम करके देख सकता है। और जी निसार भाई, है कोई आपके माइंड में कोई सवाल? जी सर, मेरे माइंड में एक सवाल है, लेकिन वो बीसीए के हवाले से नहीं है। मुझे सिर्फ ये करना वो करना था कि एल को जो है ना, और एक दूसरा एडा जो है ना, तो एडा का तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, और एल्को का तो एज कम्पेयर टू एडा कम है। तो टेक्निकली ये एल्गो टेक्निकली एल्गो ज्यादा ऊपर जा सकता है जल्दी, $3 या $2 या $4 तक, या एडा जा सकता है अगर बीटीसी 60-70,000 क्रॉस कर ले अगर तो एडा ऊपर। अगर फंडामेंटल को देखे ना, तो इन दोनों से हटकर तीसरा आपको मैं बता देता हूँ, वो जा सकता है। अच्छा अच्छा। वो है फैंटम, एफटीएम। एफटीएम वो ज्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि उसका फंडामेंटल इन दोनों से भी ज्यादा मजबूत है। एडीए भी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि 4-5 माह से मुसलसल वो स्टक हुआ, तो लोगों का एतमाद उस पर खत्म हो रहा है। बेसिकली रीजन ये है। तो अगर इस चीज को जी देखा सर। जाए तो फंडामेंटली तो वो मजबूत है, ये उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन वीक पॉइंट ये है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं अब उस पर हो रहा, इसलिए वो उसमें सरमाया नहीं आ रहा। हालांकि जैसे बीटीसी ने मूवमेंट दी है, तो उसको कम से कम अपनी नीचे वाली स्ट्रॉन्ग जोन पे तो $2 के करीब रहना चाहिए था ना, वो $2 पे भी नहीं है। जी सर, तो अगर बिल्कुल नहीं इस है। चीज को हम देखें तो एल्गो बेहतर है,
और अगर ऑलरेडी कोई हम्म, बंदा स्टक हुआ है एडीए के अंदर, वो फिर वेट कर ले या डीसीए कर ले। और अगर उसको लेने की सोच रहा है तो फिर मैं एल्गो भी बोलूंगा कि वो ना ले, वो फिर फैंटम ले ले। अच्छा अच्छा। एफटीएम उसको क्योंकि ज्यादा मैंने जो है ना प्रॉफिट दे जाएगा। एफटीएम का जो टारगेट, एफटीएम या मैटिक, इन दोनों में से किसी एक को ले ले। इनका जो टारगेट है ना वो तकरीबन समझ लें आपके इजीली $5 क्रॉस कर जाएगा। इवन कि ये $10 भी क्रॉस कर सकते हैं इस साल के एंड तक। अभी 8 महीने पड़े हुए हैं यार। जी जी सर, तो मैं भी अगर आप लोगों के हम्म, पास यूं समझो कि बैंक बैलेंस को पड़ा हुआ है ना, कोई कोई ये समझो कोई 40,000 50,000 या लाख रुपए तक अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो 10,000 भी है, चलो आप ना ज्यादा लेकर जाओ, तो उसने वहां पे पड़े पड़े तो नहीं बढ़ना। इन्फ्लेशन की वजह से उसने कम ही होना, महंगाई की वजह से। तो मैं आपको ये बिल्कुल। रिकमेंड करूंगा कि यार आप उसको उठा कर ना क्रिप्टो में डाल दो। आप यूं समझो कि आपने कमेटी डाल दी है, या आप यूं समझो आप उसको भूल गए, वो है नहीं आपके हम्म, पास। और आप उसको लेकर ना किसी एक ही कॉइन में चाहे रख दो आप, जैसे जो छोटे वाले लिंक में रख दो आप। लिंक जो $14-15 पे चल रहा है, 10,000 के भी आप लोगे तो तकरीबन आपके वो 3 तो आ ही जाएंगे, 2.5-3। आप उसी को लेकर रख लो। या आप एक ही कॉइन को उठा लो कि आप लूना को उठा लो, डॉट को उठा लो, और या फ्लो को उठा लो जो आपको डिप में मिल सकते हैं, अलाइस को उठा लो, माना को उठा लो, कि जो आपको मिल सकते हैं इजीली ज्यादा क्वांटिटी में और उनके फंडामेंटल मजबूत हैं। तो अगर वो 2-3x तक भी ऊपर जाते हैं तो बेनिफिट ये होगा ना आपके लिए कि वो प्रॉफिट तो देके जाएगा ही ना आपको, बजाय ये कि वो बैठे बैठे आपको लॉस दे। जी सर, बिल्कुल इसी तरह है। तो ये आप चीजें अगर कर, तो ये चीज अगर आप कर ये चीज अगर आप करोगे ना तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएंगी। तो हमेशा देखो, पैसा जब भी बनता है ना वो स्ट्रैटेजी से बनता है। कभी भी आप यूं समझो कि बगैर स्ट्रैटेजी के, या आप यूं समझो कि बगैर किसी सोच समझ के, किसी प्लानिंग के पैसा नहीं बनता। मेहनत तो अपनी जगह पे दरकार है। बहुत सारे आपको ऐसे भी बिजनेसमैन या पैसे वाले लोग मिलेंगे कि जो अपना पैसा उजाड़ लेते हैं। उसका रीजन क्या है भाई? उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि मैंने करना क्या है। कब तक इंसान पैसा खा हम्म, लेगा? कि कोई करोड़पति भी बंदा है ना तो वो भी एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन प्लान वही होता है कि जब आप अपने ये देखते हो कि यार मैं, देखो यार, अल्लाह ने पता नहीं कितनी इंसान को जिंदगी दी है, कितनी नहीं दी। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जितनी भी दी हुई जिंदगी है, आप उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। सेकंड नंबर पे आप ये देखें कि यार आप, ये जिंदगी उसकी है ना, तो आप उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप अच्छा खाएं, आप अच्छा डालें, आप अच्छा पिएं, आप अपना माहौल इस तरह का आप रखें कि लोग आपसे घिन ना खाएं। अब इस घिन खाने से मुराद ये चीज नहीं है कि आपकी लाइफ लग्जरी हो, कि आपने भाई वो लैम्बोर्गिनी ली हुई है, आईफोन लिया हुआ, ये है वो है। आप बिलीव नहीं करो कि मेरे पास ना 2 साल से, मुझे अभी तक याद है, 1 जुलाई 2020 को मैंने मोबाइल अपना नया लिया था। उससे पहले मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। वो मैंने 2 माह मैंने यूज किया था, नया ही लिया था, मैंने जॉब के दौरान लिया था। लेकिन 2 माह यूज किया उसको मैंने, और वो ना चोरी हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने 1 जुलाई 2020 को मैंने अपना मोबाइल लिया, न्यू न्यू आया था, टेक्नो का लिया मैंने। ठीक है, और हम्म, वो ही मोबाइल मेरे पास अभी तक चल रहा है। हालांकि ये नहीं है कि मैं कोई आईफोन नहीं ले सकता, या मैं कोई इससे हाई टाइप का मोबाइल एंड्रॉइड का नहीं ले सकता। हालांकि मैं सैमसंग लवर रहा हूँ। ठीक है, मैं एज सीरीज तक मैंने चलाई हुई है। लेकिन एक चीज है जेन में कि यार जब मेरा काम इस चीज से बन रहा है, ठीक है, तो मुझे जी क्या सर। पड़ी हुई है कि मैं अपने हाथ के अंदर 50-60 हजार का एक मोबाइल पकड़ के तो मैं शो ऑफ करता हूँ कि यार मेरे पास ये चीज है। 2 साल हो चुके हैं यार इस चीज को, 2 साल होने वाले हैं। आप बिलीव करोगे कि मैंने अभी तक इसको रीसेट नहीं किया हुआ, वैसे ही चलता जा रहा है, जबरदस्त चल रहा है। हम्म, बैटरी टाइम भी बहुत आउट क्लास है, 2 दिन बैटरी टाइम इसकी निकाल जाता है। और मुझे क्या चाहिए? वीडियो को मैंने शूट करनी हो, मैंने कोई रिकॉर्डिंग करनी हो, मैंने कोई तस्वीर लेनी हो, मैं इससे लेता हूँ, सारे काम करवा रहा मेरे। तो ये नहीं होती लग्जरी लाइफ, बल्कि लग्जरी लाइफ ये होती है कि आपके पास कोई मेहमान आ गया है, आप उसके साथ किस तरह से मिल रहे हो, आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, आप उसको किस तरह से टाइम दे रहे हो। ठीक है, आपका मिजाज कैसा है, आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हो, आप अपनी तरफ से अगले बंदे को क्या चीज डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, और वो जो क्या नाम था यार उसका, शफीक भाई ने शायद कमेंट किया था वो, यार वो निसार भाई शायद आप जानते हो, वो शाहिद खान एक नया वो आया हुआ है, और डोरेमोन का, हाँ, डोरेमोन का बच्चा। शाहिद शाहिद अनवर। हाँ, शाहिद अनवर, वो मेरे ख्याल से पठान ही है। तो उस बंदे की आप हाँ, सोच चेक पठान है। करें कि मुझे ना ठीक है, इंसान को बिजनेस के हवाले से बात करनी चाहिए,
मैं बिजनेस के बारे से बात नहीं कर रहा, मैं भी बिजनेस के बारे से बात कर रहा हूँ ना, आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, आपको हद इम्कान कोशिश कर रहा हूँ चीजें सिखाने की, डिलीवर करने की। तो लेकिन इसमें आप ये चीज देखें कि अगर मैं इन सब चीजों को इकट्ठा करते हुए आपको बस एक ही चीज पे लगा दूं, पैसा पैसा पैसा, और बाकी आपको मैं छोड़ ही दूं कि यार अल्लाह की क्यों जात है, कुछ इंसानियत भी है, ये भी चीज है, तो फिर तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो वो लग्जरी लाइफ नहीं है मेरी नजर में। मेरी नजर में तो बिल्कुल यही है सर। कि और भाई अगर आप सिंपल भी हो ना, दाल रोटी भी आप खा रहे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो भी लोग हैं जिनके पास वो दाल रोटी खाने के भी पैसे नहीं। मैं तो हाँ बिल्कुल सर। मैं तो घर वालों को आगे मजाक कर रहा था। वो मैंने बताया था ना कि उसामा भाई के साथ मैं गया, पास में गया था, जो दूसरे स्टूडेंट है जो आज आए नहीं है, वो कैट मुझे ना पर्शियन कैट उन्होंने गिफ्ट की है जब मैं उनके पास गया था। तो उसको मैं लेकर आया हूँ। मैं उसको चेकअप करवाने के लिए ना कैट को डॉक्टर के पास लेकर गया था, कल की बात है। और मेरी मेडिसिन तकरीबन आई होगी कोई 100 की आई होगी, ठीक है। और अच्छा सर। और आप यकीन करोगे उसकी जो मेडिसिन है वो 1500 रुपए की आई है। तो फिर हमसे तो महंगी मेडिसिन उसकी बिल्ली की है। और उसको मैं मजाक कर रहा था, मैं कह रहा था कि तूने मेरा 1500 रुपया लगवा दिया है। ठीक है, मैं उसको मजाक कर रहा था। तो यार क्या ये अल्लाह का आप शुक्र नहीं अदा करते कि यार ये देखो अल्लाह ने आपको एक तंदुरुस्ती दी हुई है और आपको एक वसीला बनाया है एक जानदार के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक सोचने वाली चीज होती है, जो मैं हमेशा यही कहता हूँ हर बंदे को, यार कोर्सेज करवाते हैं लोग, करवाने दो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हर इंसान का अपना हक बनता है। मैं अभी आपके सामने बैठ के तकरीबन 2 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे मोहब्बत दे रहे हैं तो आप बैठे हुए हैं ना, आते हैं आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगा बैठ के। तो अगर मैं ये बिल्कुल चीजें सर। डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये चीजें दे रहा हूँ, तो मैं यही सोच के दे रहा हूँ ना कि चलो यार किसी का तो भला हो ना। मैं नहीं सबका कर सकता, लेकिन किसी का तो हो। शफीक भाई जी के सर। अब सर्कल वो में ना, शफीक भाई के सर्कल में काफी ऐसे वो हैं, फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन फील्ड के हवाले से है। और इनको बखूबी पता है कि मेरी उनमें से ना अक्सर के साथ नहीं लगती। उसका रीजन क्या है भाई, मैं हूँ मिच्योर टाइप का बंदा, जिसने कभी अपने आप को मार्केट में शो ही नहीं था करवाया हुआ कि भाई मैं करता क्या हूँ। मेरी तो स्टोरियां भी ऐसी आती थी घिसी पिटी हुई, वो साल पहले की 2 साल पहले की नुसरत जानी का कोई सॉन्ग लगा हुआ है, वो मैंने मेमोरी शेयर कर दी। लोगों को यही था ये वेला बंदा है, ये कुछ करता ही नहीं है। सिर्फ वही लोग मुझे डीपली जानते थे जो मेरे ज्यादा क्लोज थे कि मैं किस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, वो जैसे थोड़ा सा मतलब शो हुआ ना, तो जिन लोगों के साथ लगती नहीं था ना, तो वो तो भाई बंदे फिर निकल के बाहर आ गए और फिर अच्छी खासी वो मतलब कि आगे से वो एफिशिएंसियां करने लग पड़े। उनमें से खैर मैंने एक को तो बड़े अच्छे बहुत ही अच्छे अंदाज से मैंने उसको समझाया कि मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई अभी तू पैदा भी नहीं हुआ इस फील्ड में जब से मैं इस फील्ड में हूँ, ठीक है ना। तो मेरी दिली तौर पे दुआ है कि तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, अल्लाह तुझे कामयाब करे। मेरी बातों का गुस्सा नहीं करना, मैं एक भाई के तौर पे तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ। हंसी मजाक अपनी जगह पे है। जी सर। यकीन मानो उस बंदे ने दोबारा मुझे रिप्लाई नहीं किया मैसेज सीन करके, और ना ही कभी उसने कमेंट में आकर उंगलियां की हैं। शफीक भाई पता चल गया ना किसकी बात की है। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उस बंदे ने दोबारा आपके आकर करीब ही मुझे रहता है वो। कमेंट में कभी उंगली नहीं की। उस बंदे ने कोई पंगा शंगा नहीं ली है। और उसके अलावा उन्हीं की फील्ड का जो बंदा अपने आप को क्रिप्टो मास्टर समझ रहा था ना, जिसका मैंने आपके सामने अभी बात की थी, कि उसने कमेंट किया कि अगर आपके गुरु को ये वाली चीजें आती हैं तब उसको बोलो मुझे बताए। तो जब मैंने उसको चीजें ऐड की ना कि भाई ये भी चीजें भी मैं ऐड कर लो, तो आगे से उसका कमेंट पता क्या था, बात पलटने वाला। मैं मानता हूँ हो सकता है एक्सपीरियंस होगा उसको, हर इंसान अपनी जगह पे कोई ना कोई अहमियत रखता है। कोई भी इंसान अपनी तरफ से फारिग नहीं होता। हर इंसान जो वो क्या उसका नाम है, नासिर खान भी भाई फारिग नहीं है, वो भी अपने आप में कुछ अहमियत रखता है। तो बस भाई मैंने मैंने एक चीज देखी है कि कम उनकी ना कम तरफी है, और नहीं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए था आपको। हाँ वही मैं बात कर रहा था ना। हालांकि उसको लिखते हुए ना मैं अगर चाहता तो मजीद मैं उसको कर सकता था, पोस्ट कर सकता था, लेकिन बस मुझे उसी पता है पोस्ट को 15-20 लिखते मिनट लिखते, आपने टाइपिंग की। हाँ उसी को लिखते लिखते समझ लो कि रात के टाइम मेरी बस हो गई थी। और नींद का टाइम गलबा होना कुछ चीजों का ज़हन में फिर नहीं भी आता। लेकिन ये सारी वो वाली चीजें हैं जो मैंने अभी आपको 2-4 सेशंस में बताई हैं, ये वही वाली चीजें हैं। कोई अलग से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने जब उसको बोला ना कि आप ये भी चीजें ऐड कर लो, तो उसके पता क्या अल्फाज थे
ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो भाई अगर बच्चा बच्चा जानता तो फिर मैंगो लेने के लिए यहाँ पे मार्केट में आए हो, फिर बच्चा बच्चा कमा क्यों नहीं रहा? ऐसे ही। एक्चुअली बात ये है कि हम लोग ना वो कहते हैं ना कि चढ़ती जवानी भी गुरूर नाल सजदी। तो हमारे अंदर वो चीज है कि जब हमारे पास कुछ पैसा नया नया आ जाता है ना, तो हम लोग ना कहते हैं कि भाई बस जो है ना हम ही चपड़ गंजू हैं इस मार्केट के, जो है बस हम ही हैं और कोई इंसान नहीं है। जबकि मैं कहता हूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी है ना, आप यूं समझो वो आपका नहीं है, आपने कौन सा साथ लेकर जाना, अखलाक लेकर जाने आपने। हाँ ये जरूर है, अल्लाह को ये नहीं कहता कि मैंने आपको हाथ पाँव नहीं दिए तो मेहनत ना करो। जब तक जिंदगी है आप अच्छी अपनी लाइफ गुजारो, आप अच्छा खाओ पियो सारे काम करो, और अपने उस पैसे को आप पीछे अपने वरसा के लिए छोड़ के जाओ ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये शरीयत हमें हुक्म देती है। शरीयत ने तो यहाँ तक मना किया हुआ है कि आप की अगर पीछे औलाद है, तरका आप जो छोड़ रहे हो, तो सबसे पहले उसमें से अपनी औलाद का विरासत का हिस्सा निकालो, उसको दो। ये काम ना करो कि आपकी औलाद पीछे भूखी मरे और आप सारा काम छोड़ के बोलो जी मैंने अल्लाह की राह में दे दिया। नहीं भाई, वो नहीं अल्लाह को कबूल है। जो अल्लाह ने औलाद दी है ना, उसके लिए भी छोड़ के जाओ, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है इस चीज का। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने भाई हर तरह का दौर देखा होगा, गुर्बत देखी है, हमने हर तरह के हालात देखे हैं, तो हम उस माहौल से बाहर निकल के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, बिलीव मी, अगर मुझे नहीं भी जगह मिलती मैं जमीन पे भी सो जाता हूँ। मैं तो मस्जिदों में सोने वाला बंदा हूँ, मैं सो जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं बनता। किसी के घर में चला जाता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता कि भाई मुझे अब गोश्त खिलाओ, मैं कहता हूँ भाई चार है ना खिला दो। मैंने कौन सा यहाँ पर 5-5 रोटियां खानी है कि मैं जिनका बच्चा हूँ? आधी रोटी खा लूंगा, एक रोटी खा लूंगा, और कितनी खा लूंगा? तो इस तरह से भी हमारा माहौल चलता है। जब दोस्तों के पास जाता हूँ मैं, पीसी होटल तक मैं गया हुआ हूँ, मैं मुनार पे गया हुआ हूँ, और मैं ढाबों पे भी जाकर मैंने खाया हुआ जमीनों के ऊपर बैठ के। और यकीन मानो मुनार से ज्यादा वो नीचे जमीन पे बैठ के खाने वालों का मजा है। और जिसको बोलते हैं ना वो पड़ बेचते हैं, डुमचियां सेल करते हैं, वो जो सीखे लगाते हैं रेडियो पे, जी जी उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है मुनार के आगे यार। हम तो ऐसे बंदे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर भी कि यार अपने अंदर ना कुछ आजी पैदा करो, जो जो करता उसको करने दो भाई। तेरी लाइफ तुझे मुबारक। लेकिन जो मेरा विजन है ना, मैं तो भाई जब तक हूँ, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है, ये जो मंजन बेचने वाले बंदे हैं ना, इनकी मंजी ठोकना मैं बंद नहीं करूंगा। अच्छा तो ये भाई इसका जो डेमो ट्रेड में देख रहा था, इसका जब ट्रेड को ऑफ करते हैं ओकक्स में, ये अच्छा, माइनस फीस क्यों लेता है? फीस कुछ माइनस होती है? फीस माइनस होती है? नहीं, असल में वो आपकी कटिंग करता होगा इस चीज की। जो आप ट्रेड लेते हैं ना सर्विस के तौर पे, चाहे आप उसको बाय करते हैं चाहे आप सेल करते हैं, तो उसकी कुछ परसेंटेज आपसे लेता है, वो माइनस में जाती है। चाहे आप फ्यूचर में ले रहे हो चाहे आप स्पॉट में ले रहे हो। जैसे वो अभी तैमूर भाई ने किया था ना, चेक करवाया था, तो नीचे माइनस में आ रही थी कुछ अमाउंट, सेंट में आ रही थी। जितनी ज्यादा आपकी वो क्वांटिटी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी आपकी ट्रांजेक्शन होगी ना, उस हिसाब से उसकी फीस लगती है। लेकिन ये चीज मेरे ख्याल में बाइनेंस में नहीं है ना? है नहीं, नहीं है, बिनास में भी है। जितनी भी आपकी ये मिलेंगी ना आपको, वो एक्सचेंजेस मिलेंगी, वहां पे आपको चीज मिलेगी, लाजमी मिलेगी यार। नहीं तो ये इसी की बेस के ऊपर तो वो आपसे कमाई कर रहे होते हैं। ओके। मार्केट तो ऊपर भी जा रही है आपने नीचे जा रही है, उसका कोई लिंक नहीं होता उसके साथ कि एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज कमाई कर रही होती है अपनी इन ट्रांजेक्शन फीस की है, वो कमाई कर रही होती है सबसे ज्यादा। आपने बताया नहीं था उसका कि अगर हमारे लिंक से बाय करते हैं किसी के तो फिर वो फीस नहीं कटेगी? वो नहीं, कौन सी फीस है वो फिर? मैंने ये नहीं था बोला कि फीस बिल्कुल नहीं कटिंग होती। मैंने ये कहा था कि जब आप रेफरल से ज्वाइनिंग करते हो ना, जैसे आप बीटीएम के रेफरल से ज्वाइनिंग करते हो, तो वहां पे ये होता है कि आप उसकी वेरिफिकेशन वगैरह हर चीज मुकम्मल कर लेते हो, तो जो आपको टेयर मिलती है ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो उसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है उसमें कमी आ जाती है। मतलब कि आपको रिवार्ड की सूरत में सम टाइम ऐसा होता है वो कटिंग करते भी नहीं है जो आपको रिवार्ड मिला होता है।
जब तक आपका वो रिवार्ड चल रहा होता है आपकी वहां पे कटिंग नहीं हो रही होती। जब वो रिवार्ड आपका खत्म हो जाता है ना तब वो बस उसकी कटिंग शुरू करते हैं, लेकिन वो भी अगर एक्चुअल में 2 सेंट कटेंगे ना तो रेफरल होने की वजह से हो सकता है कि वो 1 सेंट काटे। मैंने शायद आपके लिंक से बाय किया था तो यहाँ पे लेवल 1 शो कर रहा है फीस में। हाँ तो वो टाइप उसमें आप जाकर चेक करोगे ना तो आपको सारा शो कर देगा कि कितने कितने आपके डॉलर की वो होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपकी यहाँ तक ट्रेडिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद जाकर आपका ये वाला लेवल बनेगा। तो जैसे जैसे आपका लेवल आपको होता जाएगा आपकी फीस की जो है ना कटिंग वो भी कम होती जाएगी। अच्छा, ठीक। और किसी के ज़हन में कोई सवाल या फिर इसको वाइंड अप कर दें हम? जी, डेली की ट्रेड वाला जो आपने बताया था कि डेली की ट्रेड करनी हो तो फिर ऐसे तो प्रोजेक्ट तो मिल नहीं रहे। वो अभी जिनके भी देखो ना तो वो अप डाउन में भी समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे अप होगी कहाँ पे डाउन होगी। वो कहीं पे बिल्कुल अप होती है तो कहीं पे फिर तक बाय का। नहीं, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं लगी, दोबारा बोलिएगा। बस भैया दोबारा बात बोलिएगा जो अभी आपने कहा ना। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अभी अभी बताइएगा, अभी आ रही होगी। डेली वाला जी जो अभी आपने ट्रेडिंग का बोला था मुझे उसकी समझ नहीं लगी, दोबारा बताइएगा। डेली वाली अगर ट्रेडिंग करनी हो जैसे कल भी आपने बताया था 15 मिनट का सेट करके आप कर सकते हैं। हम्म। डेली वाले की आपको लिस्ट दूं मैं? हेलो, जी जी। मैं ये कह रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेली ट्रेड वाली मेरी लिस्ट है वो आपसे मैं शेयर करूं या आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? हाँ वही ना डेली ट्रेड वाली डेली जैसे हम ट्रेड डेली वाली में। आपको लिस्ट चाहिए? जी जी। तो ये ले मैं अभी आपको भी दे कैश देता हूँ, स्क्रीनशॉट मैं निकाल कर आपको दे देता हूँ, बल्कि ये मैंने शेयर किया भी था शायद। पता नहीं मैंने नहीं देखा। मैं देख देता हूँ आपको भी, इसमें कौन सी बात। लेकिन कोई ऐसे हो ना कि जिन आप डेली का देख के फिर उसे उठा सके या ऐसे सर्च करते रहो तो अजीब गरीब प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं समझ ही नहीं आती इनका। चले चले हम इसको मैं अभी देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये ले इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर मैं देखता हूँ कि अगर तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा क्या है, मॉनिटर इवन मोर वॉच लिस्ट प्लस इंपोर्ट ऐसा वाला। अच्छा वो ऐसे नहीं होगा, मैं आपको ना इसका स्क्रीनशॉट लेके वो मैसेज कर देता हूँ। ये शफीक भाई आपके पास नहीं पड़ा हुआ स्क्रीनशॉट? शायद मैंने पहले शेयर किया था। कौन सा था ये भाई? यही डेली ट्रेड क्वींस वाला जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। अच्छा वो मैं जिसमें इसको, सारे कॉइन लिस्ट की हुई थे आपने? हाँ जी, अगर नहीं है तो फिर इसको मैं सेंड कर रहा हूँ, आप इसको सेव कर लीजिएगा। असल में इसमें अपडेटिंग वगैरह होती रहती है, मतलब कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं ना तो अमूमन मैं उसको अपडेट बीच में कर लेता हूँ, लेकिन जितने ये मौजूद है ना ये भी आपके लिए इनफ होंगे। इसको मैंने वो पेड वाले ग्रुप में कर दिया सेंड, ठीक है ना, ताकि वो सब कोई मिल जाए। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ। इससे डेली वाले चाहिए या दूसरी लिस्ट भी चाहिए आपको?
दूसरे भी करते हैं, उनसे सेव कर लेते फिर जब पैसे बने तो चलें उसमें ले ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो ये भाई ये ट्रेडिंग व्यू की लिस्ट है। हाँ जी, ट्रेडिंग व्यू की लिस्ट है, जैसे मैंने आपको कल समझ, असल में मेरे चार्ट की थोड़ी सी सेटिंग हो रहा है ना, आप भी जब करोगे हो जाएगी। मैंने ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए हैं, आपकी भी ऐसे ही हो जाएगी, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसकी सेटिंग होती है। हालांकि मैं आपको अपनी तरफ से करवा सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा आपको, वो फिर आप लकीर के फकीर बन जाओगे। जब आप थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसका डिजाइन को चेंज करना है, कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल है। हो सकता है जो मैंने मतलब कलर वगैरह रखा हुआ है, जो मैंने डिजाइन को चूज किया हुआ है, वो किसी और के पसंद ना आ रहा हो, और किसी का जो और का वो मुझे ना पसंद आ रहा हो। तो वो जब फिर एक बैठ जाता ना हाथ में चीज, तो वो आसानी हो जाती है उस बंदे के लिए। तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये जी मेरे पास तकरीबन 50 के करीब है ये वाले ना, जो डेली के अंदर है, तो वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। और तकरीबन जो मेटावर्स के अंदर है वो तकरीबन कोई 30 के करीब करीब है, वो भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। उसमें मेम कोइंस और जो मेटा के हैं, मेटावर्स के या गेमिंग के भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, गेमिंग के भी उसमें आ जाते हैं। तो वो चीजें अलग से ऐड है। डेली के अंदर जो है ना वो ओवरऑल ही है, उसमें कोई कैटेगरी को मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ कि इसमें कौन कौन से हैं। वो डेली वाले समझे कि आप प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो उनके ऊपर डेली बेस के ऊपर वोलेटिलिटी अच्छी आती है, कोई 15-15 20% की भी, 5% की भी, 10% की। तो वो हम उसमें से डेली बेस पे ना समझे कि इजीली ना जो निकाल सकते हैं, $5-10 सुकून से निकाल सकते हैं हम। ए भाई माजरत, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अच्छा ये बताएं, हमारा सेशन खत्म हो गया ना आज का, हाँ जी, तो मुझे इजाजत दें, तो ठीक इंशाल्लाह है, फिर मुलाकात होती है। ओके जी, ओके, ओके, थैंक यू, सॉरी, हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस भाई मिल गई, मैंने सेंड कर दिया वहां पे, सारी लिस्ट सेंड कर दी है। जी मैंने देख ली। हाँ, आप उसको 1 बाय 1 करके ना ऐड करने का तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने कल कैसे एडिंग की थी। वो तो कर लेंगे। हाँ, तो जो है ना आप उसको कर लीजिएगा, इस तरह से आप उसको प्लस प्लस करके ऐड करते जाएं, वो आपको पता चल जाएगा। सही। और अच्छा इसी के ऊपर वैसे तैयब प्रैक्टिस भाई, करें। जी, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको वैसे बेहतर इंडिकेटर कौन सा लगता है जो हम कभी गलत नहीं हुआ, जैसे RSI या मैटिक? यार ये जो तीनों ही इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं ना, ये समझें कि जितने भी प्रोफेशनल टाइप के ट्रेडर है ना, वो ऑलमोस्ट उनमें से 80-90% तक उसको यूज करते हैं, ठीक है। और अब स्ट्रेटेजी पता है कैसे चेंज हो जाती है, जैसे स्टोटिक RSI जो है, कुछ लोग उसको बीच में ऐड कर लेते हैं, या कुछ उसको कर लेते हैं ऐड, सुपर ट्रेंड को ऐड कर लेते हैं, सार वाले को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हुए ना, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद का ही इंडिकेटर डेवलप कर लेते हैं, बेसिकली वो प्रोग्रामिंग करके उसको करते हैं। जैसे आप प्रोग्रामिंग वगैरह करोगे ना फ्रंट एंड पे, जो भी आप वेबसाइट का करते हो, पेज वगैरह बनाते हो, तो होते यही चीजें हैं वो, लेकिन अपने हिसाब से वो उसको ना मैन्युअली डिजाइन कर लेते हैं। जैसे आपने वहां पे जाकर RSI को सर्च किया था, नीचे कितने ज्यादा उसको ऑथर शो हो रहे थे, तो हर बंदे ने अपने हिसाब से किया हुआ था। जितने किसी को यूज ज्यादा करने वाले होंगे उसके लाइक्स भी उतने थे, उसकी वर्थ भी उतनी थी, यानी कि उसको पता चल गया था कि मैंने इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। तो RSI बेसिकली जो इंडिकेटर है ना, वो सारे ठीक है अपनी जगह पे, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि ये गलत है ये ठीक है। जिसकी एक्यूरेसी निकलती है ना, मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो बेहतर है उनमें से एक इचीमोकू क्लाउड है। इचीमोकू के हवाले से आप वीडियोस को सर्च करना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इचीमोकू खुद के अंदर ही ट्रेडिंग, समझ ले ट्रेडिंग की दुनिया है। उसकी जो एक्यूरेसी ना बहुत ही आउट क्लास है, वो आपको मार्केट की मूवमेंट पीछे से महीना, पीछे की महीना, आगे की, यानी कि फ्यूचर की आपको बता रहा होता है। और बहुत जबरदस्त है वो इंडिकेटर ना। और उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन कर लेते हो मजीद चीजों का, मतलब उसमें मैकडी भी ऐड कर लेते हो या मूविंग एवरेजेस को ऐड कर लेते हो, उसकी एक्यूरेसी और बेहतर हो जाती है। अदरवाइज तो कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं कि जो जस्ट इचीमोकू क्लाउड के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं और बीच में कुछ भी ऐड नहीं करते, तो उसका भी एक अपना ही लेवल है। इसी तरह से जो है ना एक सिलेंडर टाइप का एक वो है इंडिकेटर है, मैं वो भी यूज कर लेता हूँ। और
इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जितनी मैंने आपको लिस्ट दी थी, लेकिन ये जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ जिनकी एक्यूरेसी है वो आपके सामने ही है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि टाइम फ्रेम जो चल रहा है ना उसके मुताबिक नहीं पता चल रहा होता कि यार ये जो मैंने इंडिकेटर लगाए हैं तो क्या ये मुझे इंडिकेट ठीक कर रहे हैं। जैसे वो 3 इंडिकेटर तो मैंने आपके सामने वो लगाए हुए थे ना, उस पे क्या उसको कहते हैं यार, इसके जोन में ना, ट्रेडिंग व्यू वाले में, ट्रेडिंग व्यू अच्छा वाले में, ठीक है। जी। अब वो ट्रेडिंग व्यू वाले में जो मैंने लगाए थे तो उसके अंदर आप देखें, और जो मैंने वो यूज किया था, क्या उसका नाम है यार, ये वाला बिनास की एक्सचेंज, वहां पे मैंने वो टिमके वाला लगाया हुआ था, सार वाला, ठीक है, वो मैंने वहां पे लगाया हुआ था। तो मुझे वो भी अपनी जगह पे इंडिकेट ठीक कर रहा था, और जो मेरे ये वाले 3 इंडिकेटर थे मुझे ये अपनी जगह पे ठीक दे रहे थे एनालिसिस करके। तो कुछ की स्पीड हाई होती है, कुछ की स्पीड स्लो होती है, कुछ आपको फौरन खबरी का काम दे देते हैं। कुछ बंदा जो है ना, आप यूं समझे, एक बंदा जो है वो घोड़े पे आपको खबर देने के लिए आ रहा है, दूसरा बंदा आपको पैदल आ रहा है खबर देने के लिए। तो पहले वाली खबर आपके पास कौन सी पहुंचेगी? घोड़े वाले बंदे की पहुंचेगी ना, जो घोड़े पे सवार होकर आ रहा है, उसकी स्पीड तेज होगी। हालांकि वही खबर आपको पैदल बंदा भी देने के लिए आ रहा है, तो आपको खबर तो उससे भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी नजर में ज्यादा बेनिफिट किससे होगा? जो घोड़े पे आया था। तो इसलिए जो इंडिकेटर ज्यादा आपको जल्दी इंडिकेट कर देता है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे आरएसआई और केडीजे के अंदर अगर हम देखते हैं, दोनों काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं, यानी कि ऑस्किलेटर का काम कर रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट का बता रहे हैं, लेकिन जो केडीजे है वो जल्दी बता देता है कि भाई ये काम हो रहा है। और जबकि आरएसआई जो है उसकी भी सेटिंग के अंदर, यानी कि 7 डे के अंदर, वो आपको कुछ ये बता रहा होता है कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, यानी कि थोड़ा स्लो चल रहा है, और मैकडी उससे भी पीछे चल रहा होता है। और जो सार का इंडिकेटर है वो मैकडी से पीछे चल रहा होता है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, प्रैक्टिस अब करते जाओगे ना, वो आस्ता आस्ता आपको चीजों की समझ आती जाएगी। ये काम होगा आपके साथ। और अच्छा भाई, ये जो कलेक्शन आपने बताई है इचिमोको की, जी ये जी, पूरी किधर से मिलेगी? ये जैसा वो एक ही इंडिकेटर है। जब आप जाके इचिमुको लिखोगे ना, वो आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा, लिखा हुआ है इचिमुको लिखा है। इंडिकेटर में आप जाओ, इंडिकेटर में जाने के बाद इचिमुको को फेवरेट में ऐड कर लो, जो मैंने लगाया हुआ है ना अपनी लिस्ट में, उसी को आप ऐड करो, जो स्क्रीनशॉट आपके पास पड़ा हुआ है। चलो ठीक है, मैं जस्ट देख के दोबारा कर जस्ट लेता हूँ। आपने उसको लगाना है। बल्कि आपको मैं लगा के बता देता हूँ, ठहरो जरा, यहाँ पे ना मैं देखता हूँ कि किसी चार्ट के अंदर इसको हटाकर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ, वो इस तरह से। हाँ, फेवरेट हुआ है मेरे, पहले फेवरेट हुआ है, हाँ मैं वो लगा तो के देखता असल में लिस्ट के अंदर है ना, तो वो आपको नजर आ ही जाना था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लगा के। ये चार्ट लूना है कि ये ऊपर ना, ये देखो जी, वो ऊपर उस हैंडेड वाली जोन से थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन नहीं उसको संभाल पाया, नीचे आ गया। तो हम टाइम से नीचे निकल आए हैं ना, हमारा टारगेट हिट हो गया, हम नीचे निकल आए, प्रॉफिट बुक किया साइड पे। तो अगर फिर नीचे से हमको एंट्री मिलती होगी, ऊपर वो ओवरबोट हो चुकी है हर चीज, वो देखो सर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये क्या कह रहा है, 1 पे चला गया हुआ है, आरएसआई देखो 31 पे है, और उसके बाद देखो मैकडी का वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि एक तरह से ओवरबोट मार्केट दे रही है। तो कोई हलचल मच रही होगी बीटीसी के अंदर में भी, बीटीसी जो है ना वो थोड़ा सा डगमगा रहा हो, या नीचे की तरफ वो आने की कोशिश कर रहा हो, पॉसिबिलिटी है। हाँ, यानी कि 43 के करीब है, या उसी की ओवर बोटिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे आप ये चीज देखो कि हम चले जाते हैं इथेरियम पे, मैं चला जाता हूँ, मैं इथेरियम के चार्ट पे जाकर आपको इचिमुक लगा कर दिखा देता हूँ। इथेरियम पे मैं चार्ट पे आया, और यहाँ से मैं जो मैक डी है ना उसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक खत्म करना पड़ेगा। ये रही जी, मैं इसको मैक डी को बंद कर देता हूँ, और इन दोनों को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने इंडिकेटर में, यहाँ पे, ठीक है जी। इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास इचिमुको, जिसका अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, जो प्रोफेशनल तौर पर बीच में ऐड है ना वो वाला, उस पर मैं जस्ट मैं क्लिक करूंगा। अब ये लो जी, अब ये मेरे पास आ चुका है जी इंडिकेटर इचिमुको का। अब ये देखो अपने अंदर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपको क्या क्या चीजें बता रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको क्लाउड मिलेगा, क्लाउड के अंदर आपको एक ऊपर की लाइन मिलेगी, एक नीचे की तरफ लाइन मिलेगी, उसके बाद आपको एक पीछे लाइन मिलेगी, ये जो ग्रीन वाली है, फिर आपको एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन मिलेगी। अब बेसिकली होता क्या ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड, ये आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं नेक्स्ट मूवमेंट का, कि आने वाला जो टाइम है ना, पीछे वाले को देखते हुए वो एक एवरेज निकाल रहा है
कि भाई इसकी मूवमेंट जो है ना ऊपर की तरफ है, यानी कि ये अगर क्लाउड से ऊपर की तरफ चल रहा है, और नीली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन लाइन बोलते हैं, और जो रेड वाली लाइन है ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन, और जो पीछे वाली है ना इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्पैन, तो जो पीछे सपोर्ट कर रही होती है। तो जब तक ये ऊपर ऊपर रहेंगे ना, क्लाउड के ऊपर रहेंगे और अपनी तरतीब के साथ चलते रहेंगे, तो वो हमें एक बुलिश मूवमेंट दे रहा होगा, कि मार्केट का आने वाला जो टाइम है ना वो भी बुलिश होगा। इस जगह से अब देखो क्लाउड के ऊपर से गई, ये क्रॉसिंग हुई, नीली लाइन ने यहाँ से क्रॉस किया, और यहाँ से मार्केट देखो ऊपर की तरफ चले गई है। ठीक है जी, एक ये चीज होगी। उसके बाद अगर क्लाउड को आप देखते हो तो थोड़ी सी लाइन सीधी जा रही है, मतलब कि ये देखो यहाँ से ये लाइनें सीधी हैं, फ्लैट है। तो फ्लैट से मतलब ये है कि भाई मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन उसको पीछे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल जाएगी, उसको रेजिस्टेंस होगी। वो कहाँ पे हुई? उसको ये रेड वाली पे हुई, क्योंकि यहाँ से ये मतलब कह फ्लैट सकते चल हैं रही है। ब्लू जब क्रॉसओवर करने की कोशिश करती है तब पंप होता है। पंप होता है, हाँ जी, यानी कि यूं समझो कि ये फास्ट मूविंग एवरेज का काम करती है, और जो आपकी बेस लाइन है रेड वाली, वो स्लो मूविंग एवरेज का काम करती है, और जो पीछे ग्रीन वाली है ना वो लीड कर रही होती है, लैगिंग स्पैन है वो 26 दिन पीछे चल रही होती है। 26 कैंडल, जहां सब गिनती करके देख लो कि इस जगह पे चल रही है। इसको मैं लगा देता हूं वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। अब यहां सब कैंडल स्टार्ट करो, 1 तो ये 2 भाई, 3। अगर इस हिसाब से देखा जाए फिर तो ये लॉन्ग ले स्पॉट पे लॉन्ग लेने के लिए बहुत बेहतर है। हाँ मैं तो बताया तो है यार, ये इचिमुको को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और ये बहुत इसकी एक्यूरेसी बेहतर आती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, वहां पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं किसी चीज का कर सकते। प्रॉफिट हुआ निकल आओ, बस बात खत्म। ये एनालिसिस करना तो कंपलसरी है। ये समझे कि आपके हाथ है, आपके पाँव है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब यही सर, ये फैंटम पे लगा के दिखाना जरा, मैं देख रहा हूँ उधर ना वो स्टार्ट हो रहा है ग्रीन को ना, ग्रीन को टच कर रहा है ब्लू। क्या लगाऊं यहाँ पे? ये इचिकुमुकु ना उस पे फैंटम पे मैं कर रहा हूँ, अप्लाई करके दिखाना फैंटा पे जरा लगा के उसको। देखो। अच्छा जी, मैं फैंटा पे लगा देता उसकी ना ग्रीन स्टार्ट हो गई है कैंडल, हूं। मैं बता जहाँ से देता रेड ब्लू क्लास हो रही। हूँ, ये ले जी, मैं बता देता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास कौन सा शो हो रहा है? 15 ही सर। 15 के शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं अगर दूसरे को देखूंगा ना, इंडिकेटर को जो ऊपर मैंने बंद किए हुए हैं, उसमें से ये बता रहा होगा कि ओवर बोटिंग है, तो यहाँ से सेलिंग शुरू होगी इसकी। और पीछे इसकी देखो जो लाइन है वो ग्रीन के ऊपर है। ग्रीन जो है ना लाइन, ये ऊपर की तरफ है, क्लाउड के ऊपर है, जो ये बता रहा है कि यहाँ से बुलिश मूवमेंट है। लेकिन इसको वो कह रहा है कि अगर ऊपर जाएगा ना, ये नीचे वाली जो रेड लाइन है क्लाउड की जो बनी हुई है, वो कह रहा है ऊपर इसको रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके साथ दूसरे को मैं मिला देता हूँ अपने इंडिकेटर को, किधर गया वो केडीजे को, ये लो जी, वो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है केडीजे, जी यानी कि यहाँ बिल्कुल। से ओवर बाउटिंग है। थोड़ा सा टाइम वेट करोगे तो ये नीली वाली जो लाइन है ना, ये ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे देगी। ठीक है, मतलब कि ये जो आरएसआई का हिसाब है, सॉरी उसका मैकडी का, हाँ जी, ये रेड और ब्लू उसको डिफाइन करिए जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही समझ, ऐसे ही काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मैकडी है, लेकिन यह कह सकते हैं कि उसकी तरह ये हमें काम देती है। इंडिकेटर जितने भी होते हैं वो आपको एक सहारा देते हैं। गाड़ी आप सुजुकी चला लो, चाहे आप करोला चला लो, आप चाहे जीएलआई चला लो, कोई भी चला लो, गाड़ी तो हम उसको कहते हैं ना। तो जिस तरह की गाड़ी होगी उसकी सहूलत भी वैसी ही होगी, उठाकर तो आपको लेकर चले जाएगी आपकी मंजिल तक, ठीक है। और अगर वो अच्छी होगी तो आपको अच्छे से लेकर चले जाएगी, और अगर वो बीच में तंग करेगी, यहाँ पेट्रोल वगैरह खत्म हो जाएगा, तो वो फिर जाहिर बात आपको बीच में छोड़ भी देगी। तो ये इंडिकेटर वगैरह भी यही चीज होती है। ओके सर। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।